नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टेस्ट पेपर नंबर 2 को लेकर हम हाजिर हुए हैं। हरियाणा पीसीएस का प्रीलिम्स आप प्रैक्टिस करते रहिए और टेस्ट नंबर 2 में आगे चलते हैं। जो इंस्ट्रक्शन है हमने पिछले टेस्ट में कंप्लीट कर लिए थे, इन्हें हमेशा ही ध्यान रखिएगा। 5 विकल्प में से या 5 गोलों में से आपको किसी न किसी को चुनना पड़ेगा, नहीं तो उसके भी नंबर कटेंगे अगर आप प्रश्न को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए। इसमें कहा गया है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो कि भारत की जो प्रस्तावना है, मतलब भारत के संविधान में जो हमारी प्रस्तावना है उसके अंदर नहीं आता है। ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको कि हमारी परमेबल में मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ शब्दों को आप देखें, सॉवर्जिन लिखा हुआ है, सोशलिस्ट लिखा हुआ है, सेकुलर है और फेडरल है। करेक्ट आंसर क्या होगा? फेडरल हो जाएगा। ठीक है, फेडरल शब्द जो है वो हमारी संविधान की प्रस्तावना में नहीं दिखाई देता है, बाकी जितने हैं वो आपको दिखते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेट करता है और वो सत्य है। तो इसमें दिया हुआ है कि इसका गठन किया गया था भारत की आज़ादी के बाद 1950 में। ठीक है, दूसरा जो स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि संविधान सभा जो थी यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसमें कुल मिलाकर 15 वुमेन्स थी, 15 इसकी महिला सदस्य थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके पहले राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद डी वाले में कहा गया कि एक सदनीय निकाय था। ठीक है, ये यूनिकैमरल बॉडी थी और इसका अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति होता था, इसका प्रेसिडेंट खुद प्रेसिडेंट होता था। तो अब इसमें आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा सत्य है। तो सेकंड क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर बी हो जाना चाहिए। ठीक है, ये देखिए 15 जो इसमें महिला सदस्यों की जानकारी दी है वो सत्य है और संविधान सभा में जितनी भी बहस होती थी, फैसले लिए जाते थे, उसमें इनकी समान भागीदारी होती थी। बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं और 1946 में संविधान सभा जब स्थापित होती है, इसका स्थापना का समय क्या है 1946 है, तो वहाँ से लेकर 1949 का जो समय था वहाँ तक अध्यक्ष के रूप में ये काम करते हैं। ठीक है, और संविधान सभा की कार्रवाई को निर्देशित करने में इनका अहम योगदान होता है, तो वो तो आप जानते ही हैं। तो कुल मिलाकर इसमें सिर्फ बी वाला सही है, बाकी बातें जो हैं वो गलत है। इसके बाद तीसरे प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि भारत की नागरिकता के बारे में बताइए कि इसमें से कथन कारण में से कौन सा सही है। तो स्टेटमेंट यानी कथन ये कहता है कि इंडियन सिटीजनशिप कैन बी ऑब्टेन बाई बर्थ इन इंडिया, इन्हें बाई बर्थ जो है ऑब्टेन किया जा सकता है। रीजन क्या है कि देयर इज अ रिकॉग्नाइज्ड वे ऑफ ऑब्टेनिंग सिटीजनशिप बाई बर्थ इन इंडिया एज पर सिटीजन एक्ट ऑफ इंडिया। अब आप देखिए और बताइए, इसमें भारत की नागरिकता अधिनियम के हिसाब से भारत में जन्म से नागरिकता प्राप्त करने का यही एक मान्यता प्राप्त तरीका है, बाकी जितने तरीके हैं वो व्यर्थ हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा, ध्यान से पहले देख लीजिए, इसका ए वाला हो जाएगा। दोनों सत्य हैं, पहली चीज दोनों सही है, दोनों में कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं है और यहाँ व्याख्या भी ठीक है, जो रीजन है वो स्टेटमेंट की सही सही एक्सप्लेनेशन देता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4। यहाँ पर कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का जो चार्टर एक्ट है उससे संबंधित यहाँ कौन सा नॉट करेक्ट है। तो गलत की तलाश करनी है। पहला स्टेटमेंट आपको कहता है कि द कंपनीज चार्टर वॉज एक्सटेंडेड फॉर 20 ईयर्स। जो 1813 का चार्टर अधिनियम था उसके द्वारा कंपनी के अधिकारों को, कंपनी के व्यापार के एकाधिकारों को इन्हेंस कर दिया गया, बढ़ा दिया गया और एक्सटेंड करके इसे 20 साल के लिए आगे कर दिया गया। इसके बाद बी वाला स्टेटमेंट ये कहता है कि कंपनीज मोनोपोली टू डू बिजनेस विथ इंडिया वाज टेकन अवे। उसकी जो मोनोपोली है कंपनी की उसको छीन लिया गया, मतलब एक से ज़्यादा जो कंपनियां हैं वो व्यापार कर सकती थी, तो एकाधिकार वाला यहाँ जो मामला था वो खत्म हो जाता है। द कंपनीज ट्रेडिंग राइट्स वर कम्प्लीटली टर्मिनेटेड। इसके जो ट्रेडिंग राइट्स थे उससे पूरी तरह से इसे हाथ धोना पड़ता है, वो टर्मिनेट कर दिए जाते हैं। और ट्रेड विथ इंडिया वाज ओपन अप टू ऑल ब्रिटिश सिटीजन सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन। कुछ लिमिटेशन थी, ऐसा नहीं है कि सब एकदम खोल दिया गया था, लेकिन अब ज़्यादातर बाध्यताओं को समाप्त करके सभी को समान अवसर दिया गया कि जितने भी ब्रिटिश नागरिक हैं वो व्यापार कर सकते हैं। तो आप ये बताइए कि इसमें 1813 से कौन सा मैच नहीं करता है। करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए।
इसमें ये कहा गया ना कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। यहाँ जो ये शब्द इस्तेमाल किया गया है पूर्णतः, इसी से समस्या है। कंपनी के जो एकाधिकार है उन्हें छीन लिया जाता है, लेकिन पूर्णतः समाप्त करने का जो काम है ये 1833 में होता है, 1833 के चार्टर एक्ट में होता है, न कि 13 में। तो ये गलत दिया है, बाकी सब सही। इसके बाद 5वें नंबर के प्रश्न में कहा गया कि जो इंतरिम गवर्नमेंट थी यानी अंतरिम सरकार थी, उसके सदस्य और विभाग दिए हैं, इसमें कौन सा मिसमैच है वो आपको ढूंढना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट संभाल रहे थे, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। और आसफ अली जो है ये रेलवे डिपार्टमेंट के अध्यक्ष थे, मतलब उसको संभालने का जिम्मा इनके पास था। लेबर डिपार्टमेंट जो है वो जगजीवन राम के पास था और लियाकत अली खान के पास था। फाइनेंस डिपार्टमेंट साफ साफ देखकर मालूम हो रहा है इसमें कौन सा होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो इसमें होना चाहिए इसका ए वाला। यहाँ आप देखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं बल्कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है वो इस शिक्षा विभाग को संभाल रहे थे। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथ में जो था वो खाद्य और कृषि विभाग था। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें हमने जो गलत है उसे चुन लिया। 6वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ कंट्री दिया है और जो प्रोविज़न है वो दिए हुए हैं, मतलब कहाँ से हमने किस चीज़ को बोरो किया है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया है, ये इसमें दिया हुआ है। तो इसमें आपको मिलान करना होगा, लिस्ट मिलानी होगी, ध्यान से देखिएगा। इसमें ब्रिटेन है, अमेरिका है, देशों के नाम है, कनाडा है और साथ में जापान है। यहाँ विधि का शासन है यानी रूल ऑफ लॉ है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, आप देख रहे हैं ना, और प्रोसीडर इस्टेब्लिश बाई लॉ। अब इसमें मिलान आपको करना होगा और जो कोड है उन्हें चुनना होगा। अगर आप कोई नहीं जानते हैं तो ई वाले को चुनिएगा, बताइए। और इसका जो परफेक्ट मिलान है वो इसमें ए वाला होना चाहिए, मतलब ये पहले से मैच है, कुछ नहीं करना था आपको। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। मतलब ये है कि जो संसदीय शासन प्रणाली है, संघीय विशेषाधिकार है, विधि का शासन है, इस तरह की जितनी चीज़ें हैं वो ब्रिटेन से हमने ली हैं। ब्रिटेन से हमने बहुत कुछ लिया है ना। और उसके बाद अमेरिका का जो है वहाँ से आपका फंडामेंटल राइट है, इसके अलावा जो जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान है वो भी वहाँ से लिया है। जितनी भी इनोवेटिव चीज़ें हैं वो हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं और सभी जगह से कुछ न कुछ उधार लिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए 7वें में कहा गया कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में यहाँ कथन कारण यानी स्टेटमेंट माफ कीजिएगा रीज़न दिया हुआ है। तो इसमें आपको वही जांचना होगा कि ये सही है अथवा नहीं, एक्सप्लेनेशन वगैरह ठीक है या नहीं। तो कथन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। जो मौलिक अधिकार है उन्हें भारत में लोकतंत्र का स्तंभ कहा जाता है, ये पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है असल में। और रीज़न जो है ये बताता है उसमें कि वे नागरिकों को राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा देते हैं। राज्य जो है वो अपनी मन मर्जी एकदम से नहीं चला सकता है, उन्हें नागरिकों के हित के बारे में सोचना ही होगा। इसके लिए फंडामेंटल राइट्स मजबूर करते हैं राज्य को। तो अब आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। देखिए 7वां जो आपने देखा इसका राइट आंसर ए होना चाहिए, सही बात है। देख के ही मालूम हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा घुसने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आप देखें कथन जो है इसमें स्पष्ट है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, इन्हीं के बूते तो डेमोक्रेसी टिकी हुई है। हालांकि इनका भी समय समय पर राज्य के द्वारा हनन किया जाता है और इसका कारण एकदम परफेक्ट बताया है। अगर ये नहीं होते ना तो नागरिकों के अधिकारों का न जाने कितनी बार गला घोंटा जाता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8। यहाँ पर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिलेटेड टू इकोनॉमिक वेलफेयर इन इंडिया। मतलब आर्थिक कल्याण से संबंधित इसमें से कौन सा आपका डीपीएसपी नहीं है, उसे आपको सिलेक्ट करना है। कुल मिलाकर 4 हैं और इसमें आप 4 अलग अलग जो डीपीएसपी हैं यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उन्हें देख रहे हैं। बताइए इसमें से कौन सा नहीं होगा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है तो आप स्पष्ट देख पा रहे हैं। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण ये आर्थिक कल्याण से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। मतलब ये जो आर्थिक कल्याण से संबंधित हमारे डीपीएसपी हैं उनसे जुड़ा हुआ नहीं है। बाकी जितना आप देख रहे हैं वो सब सही है। अब इसमें स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों के संरक्षण से संबंधित जो निदेशक सिद्धांत हैं वो सीधे सीधे आर्थिक कल्याण से नहीं जुड़े हुए हैं, बाकी जो है वो सीधे जुड़े हैं। तो जो सीधा जुड़ा है वही आपको खोजना था। इनडायरेक्टली ये भी जुड़े हुए हैं, मतलब हम अपनी जो राष्ट्रीय विरासत है, स्मारक है, उसका संरक्षण करेंगे तो वो टूरिज्म को बढ़ावा देगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो उससे देश की आमदनी होगी तो आर्थिक विकास होगा, है ना। तो वो एक इनडायरेक्ट वे है, यहाँ पर हम सी वाले को चुनते हैं। इसके बाद 9वें को देखते हैं। इसमें देखिए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पे, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है असल में वो अगर फेल कर जाती है, उसका फेल्योर हो जाता है, तो उस कंडीशन में इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। संविधान सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है तो हम क्या करते हैं, इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं। तो उसका प्रावधान कहाँ पे है, कौन से आर्टिकल में है, ये आर्टिकल नंबर आपको बताना है। और 9th नंबर का जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, है ना। स्टेट इमरजेंसी अंडर 356 आर्टिकल जो है हमारा,
जो 356 नंबर का आर्टिकल है उसके माध्यम से ये कहा गया है कि राज्य आपातकाल, जिसे कि राष्ट्रपति शासन कहा जाता है असल में, किसी प्रदेश में अगर ऐसा संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो वहाँ 356 के तहत राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाएगा, मतलब एक तरह से वहाँ आपातकाल को लागू किया जाएगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती है, इसमें आपको आर्टिकल पता होना चाहिए किसमें क्या है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि है 10वां। इसमें कहा गया कि आर्टिकल दिया है और साथ में फंडामेंटल थीम दे रखे हैं और ये संबंधित किससे है, तो इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली कंपेटेबल विथ रिगार्ड टू इम्पॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू प्रेसिडेंट एंड इट्स कंटेंट्स। ठीक है, प्रेसिडेंट और उनके जो कंटेंट है उनसे इसमें जो सही तरीके से मैच नहीं है वो आपको ढूंढना है। तो देखिए आर्टिकल नंबर 53 जो है ये एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन को दर्शाता है। इसमें सिर्फ प्रेसिडेंट से ही रिलेटेड नहीं है, बाकी जो है संविधान के प्रावधान वो भी दिए हुए हैं। तो बेसिकली आपको ये देखना होगा कि इसमें आर्टिकल नंबर और जो उसके प्रोविजन है वो सही मैच कर रहे हैं या नहीं। आर्टिकल 55 है, इसमें मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है। इसके बाद स्वेरिंग इन बाय प्रेसिडेंट, ये जो है ये आर्टिकल 60 में है। और पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू ग्रांट पार्डन, ठीक है, ये किस में है, ये आर्टिकल 61 में है। अब इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा कौन सा अनुच्छेद जो है वो गलत मिलाया हुआ है। और 10वां आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 61 जो है यहाँ गलत दिया हुआ है। असल में आर्टिकल 72 ये यहाँ होना चाहिए था, मतलब एग्जैक्ट नंबर क्या होना चाहिए, 72 होना चाहिए, जिसमें कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति दिखाई देती है। तो प्रश्न ये उठता है कि फिर 61 में क्या है। 61 में महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो है वो हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई गई। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि प्राक्कलन समिति जो थी यानी एस्टिमेट कमेटी, उसके बारे में यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, विचार करिए। तो पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम एन एस्टिमेट्स कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा मेनन कमेटी। ठीक है, कृष्णा मेनन समिति जो थी उसी के रिकमेंडेशन के आधार पर से स्थापित किया जाता है। इसमें 30 मेंबर्स थे और ये सिर्फ लोकसभा से होते थे और ये एक परमानेंट कमेटी के तौर पे देखी गई, मतलब ये स्थायी समिति थी ऐसा माना गया। और इस कमेटी के बारे में ये भी कहा गया है कि दिस कमेटी डील्स विद द फाइनेंशियल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हुज मेन फंक्शन इज टू एग्जामाइन द एनुअल ग्रांट। ठीक है, वार्षिक अनुदान की जांच करना ये इसका काम था। तो अब आप ये बताएं कि जो प्राक्कलन समिति के बारे में हमने इतने कथन देखे हैं, इसमें से सत्य कौन सा है। पूरा प्रश्न आपके सामने है, विकल्प आप देख रहे हैं और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें कौन सा होना चाहिए, सी वाला। पहला वाला ही गलत है। पहला वाला देखकर अच्छा लग रहा है कि कृष्ण मेनन कमेटी थी, उसी के रिकमेंडेशन पे इसे गठित किया जाता है, लेकिन असल में वही इंफॉर्मेशन गलत है, बाकी सब सही, बाकी जितनी भी है वो परफेक्ट है। इसे स्थापित करने के लिए सिफारिश थी जॉन मथाई की। जॉन मथाई की ही रिकमेंडेशन पे 1950 में पहली बार जो प्राक्कलन समिति है यानी एस्टिमेट्स कमेटी है उसको अपॉइंट किया जाता है, गठित किया जाता है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया 12वें में कि विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पंचायती राज। तो पंचायती राज का जो कॉन्सेप्ट है यानी अवधारणा है उससे संबंधित कौन सा इसमें संशोधन हुआ था, बताइए। संविधान के संशोधनों को थोड़ा कायदे से देख लीजिएगा। फिलहाल इसका जो राइट आंसर है 12वें प्रश्न को आप देख रहे हैं, इसका बी वाला होना चाहिए, है ना। इसमें अमेंडमेंट दिए हुए हैं तो बी वाला इसका परफेक्ट होगा। 73rd था ये, 73 नंबर का 1992 में हुआ था। इसका जो समय है वो 1992 है, ये समय भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1992 में हुआ था और पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन की जो अवधारणा है उसको जोड़ा गया था। मतलब संविधान में एक नया पार्ट ऐड होता है जो कि था पार्ट 9 को इसमें ऐड किया गया था। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखें 13वें को, कौन सा मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सीधे दायर किया जा सकता है। आप सीधे जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपना केस दर्ज करवा सकते हैं। तो ये क्रिमिनल केस होगा, सिविल केस होगा, या डिस्प्यूट होगा 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के बीच में, या लैंड एक्विजिशन का जो केस है वो चल रहा है और उसको आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। बताइए इसमें से कौन सा ऐसा मामला है जिसमें आप बीच की अदालतों में सहारा न लेते हुए सीधे आप एससी के पास जा सकते हैं। बताइए इसमें से कौन सा होना चाहिए। तो 13वां जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में झगड़ा हो रहा है किसी कारण से, अक्सर नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर होता है या ऐसी ही कोई संयुक्त परियोजना होती है तो उसमें विवाद होता है, तो उसके लिए तो ट्रिब्यूनल होते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई गंभीर मुद्दा है और उस पर आपस में बहस हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो उस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सीधे मामला दायर किया जा सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। यहाँ अभिलेख यानी रिकॉर्ड दिया है और इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड, वहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है वो दी हुई है। तो अभिलेख काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से पॉलिटी समाप्त होती है और हिस्ट्री स्टार्ट होती है।
तो प्रयाग स्तंभ लेख सबसे पहले दिया हुआ है, प्रयाग पिलर इंस्क्रिप्शन, और इसमें मिलान आपको करना होगा। ध्यान से देखिएगा, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, नासिक इंस्क्रिप्शन है, ये गुहा लेख था, गुफा में दीवारों पर लिखा गया था, और एहोल इंस्क्रिप्शन है। ये 4 अलग अलग आप देख रहे हैं। किसके द्वारा इस पे दर्ज करवाया गया था कोई डाटा या फिर किसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है वो साथ में दिया हुआ है। जैसे कि हर्ष पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ था। इसके अलावा सातवाहन वंश का जो समूचा इतिहास है उसकी जानकारी है। संस्कृत भाषा की जो सबसे पुरानी प्रशस्ति है वो हमें दिखाई देती है। समुद्रगुप्त की विजयों और नीतियों का उल्लेख, कहाँ पर क्या पाया जाता है वो बताना है आपको, मिलान करके देखिए। और इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका डी वाला सही होना चाहिए। डी वाले के हिसाब से मिला लेते हैं। अब यहाँ सब सामने सामने नहीं मिल जाएगा, इसको मिलाना पड़ेगा। मतलब प्रयाग स्तंभ लेख जो है वहाँ समुद्रगुप्त की जीत मतलब विजय जो है उनका पता लगता है। हाथी गुम्फा जो है ये खारवेल के समय में लिखा गया था, उसी के शासनकाल की उपलब्धियां यहाँ पे दिखाई देती। और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन को आप देखते हैं तो उसमें रुद्रदामन का राज्य विस्तार हमें मालूम होता है। और संस्कृत भाषा की सबसे पुरानी प्रशस्ति के तौर पे भी हम उसे देखते हैं। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशंसा। इसके बाद नासिक गुहा लेख है, यहाँ सातवाहन वंश का पूरा इतिहास आपको मालूम होता है। और एहोल में राजा हर्ष और पुलकेशिन के बीच का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में सूचना दिखाई देती है। तो इसमें डी वाला परफेक्ट है। यहाँ देखिए, कौन सा ग्रंथ वैदिक काल के दौरान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों के बारे में जानकारी देता है। सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल कंडीशन जो है उसकी इंफॉर्मेशन देता है। और ये समय है वैदिक पीरियड का। तो बताइए, ऋग्वेद है, महाभारत है, रामायण है कि उपनिषद है? सबसे पुराना जो है वो ऋग्वेद है। ये साहित्य का मूल है और इसीलिए हम इसमें चुनेंगे किसको? इसके ए वाले को। मतलब ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति में मंत्र लिखे गए। बेसिकली उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, गाने के लिए बहुत सारी ऋचाओं की रचना की गई है, मंत्रों, श्लोकों की रचना की गई है। लेकिन कोई भी पुस्तक किसी खास विषय को लेकर लिखी जरूर जाती है, लेकिन सामयिक परिस्थितियों का असर पड़ता है। तो उस समय के जो सर्कमस्टेंसेस थे, ग्रामीण सभ्यता थी आर्यों की, वैदिक सभ्यता, तो उन जनजीवन का भी यहाँ जो लक्षण है उसकी जो झलक है, ग्लिम्स है, वो हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद से हमें प्राप्त होता है, बाकी जो है उनसे भी प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ सबसे पुरानी बात की जा रही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, 16वें को। यहाँ पर कहा गया कि मौर्यन एम्पायर के बारे में कथन कारण दिया है, पहचानिए। तो स्टेटमेंट ये कहता है, यानी कथन ये कहता है कि मौर्यन एम्पायर एक्सटेंडेड इट्स टेरिटरियल बाउंड्रीज टू द दक्कन रीजन इन साउथ इंडिया। मौर्य साम्राज्य बहुत विस्तृत था, अखंड भारत काफी लंबा चौड़ा था, आज की जो भारत की सीमा है उससे कहीं ज्यादा फैला हुआ था। लेकिन यहाँ जो दक्षिण वाला विस्तार है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये दक्कन रीजन तक पूरा साउदर्न इंडिया में फैला हुआ था, वहां तक इसकी बाउंड्री थी। कारण क्या था कि अशोक की जो धम्म की पॉलिसी थी उसको पीसफुली प्रमोट किया गया था और उसमें कोएग्जिस्टेंस और कल्चरल जो एसिमिलेशन था उसको बढ़ावा दिया गया था। इससे मौर्य साम्राज्य जो है वो बहुत तेजी से फैलता है। बताइए, इसमें कथन कारण जो दिया है कौन सा सही होना चाहिए? तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। मतलब इसमें जो कथन दिया है वो गलत है, यहाँ जो कथन दिया है वो गलत है और जो कारण दिया है वो सही है। मतलब अशोक की जो नीतियां थी वो इसमें जिम्मेदार थी। इसमें जो राज्य का साम्राज्य है वो राज्य का जो विस्तार है वो इसी की नीतियों की वजह से अच्छा खासा होता है। हालांकि कलिंग युद्ध को उसने लड़ा था तो वो क्षेत्र उसके कब्जे में आ गया था, लेकिन जो नीचे वाला दक्कन वाला इलाका है वो सिर्फ लड़कर नहीं जीता जा सकता था। तो उसमें जो धार्मिक नीतियां इनकी थी, धम्म था, वो काम आता है। और पहला वाला गलत दिया है कि दक्कन क्षेत्र तक सीमाओं का विस्तार, मतलब वहां तक नहीं था, अशोक से पहले वहां तक सीमाओं का विस्तार नहीं था। तो इसमें पहला कथन गलत है, कारण सही है और इसीलिए हम डी का चयन करते हैं। प्रश्न संख्या अगले को देखिए और ये है 17वां। गुप्त काल की प्रसिद्ध साहित्यिक कृति इसमें से कौन सी नहीं है? बताइए। रामायण, महाभारत और अर्थशास्त्र, इसके अलावा कामसूत्र, बताइए। तो 17वां जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें अर्थशास्त्र जो है ये मौर्य काल की है। ठीक है, मौर्य काल की है। और इसमें देखिए रामायण और महाभारत का समय चाहे जो भी रहा हो, त्रेता रहा हो, द्वापर रहा हो, वो युग की बात है, लेकिन इन्हें संकलित करने का काम और बाकायदा एक सूचीबद्ध करने का काम ये सब गुप्त काल में बहुत अच्छे तरीके से होता है। उसी के आसपास का इसका समय है। लेकिन अर्थशास्त्र जो है ये मौर्यन एम्पायर मतलब आचार्य चाणक्य ने लिखा था इसे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, यह 18वां है। मौर्योत्तरकालीन रचना और उससे संबंधित लेखकों के बारे में यहाँ कौन सा गलत है? बताइए। तो नाट्यशास्त्र को भरत मुनि ने लिखा था। स्वप्न वासव दत्ता जो है इसको लिखने वाले वात्स्यायन थे। मिलिंद पन्हो के लेखक है नागसेन और गाथा सप्तशती को हाल के द्वारा लिखा गया था। अब बताइए इसमें गलती कहाँ पर है? तो गलती इसमें अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इसका बी वाला जो है उसमें दिखाई देती है, स्वप्न वासव दत्ता, बी वाला। वात्स्यायन के द्वारा नहीं लिखा गया था। स्वप्न वासव दत्ता को किसने लिखा है? भास कवि ने लिखा है।
और वात्स्यायन ने कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की है, लेकिन कामसूत्र उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ। बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन है परफेक्ट है। इसके बाद 19वें को देखते हैं। होली का त्यौहार मनाने वाला ये पहला सुल्तान था और इसके पास बहुत ज़्यादा जानकारी थी, ये विद्वान था और इसे अपने युग का अरस्तु भी कहा जाता है। लेकिन इसकी एक धेले भर की भी कद्र नहीं थी, क्योंकि ये एक शासक होने की काबिलियत नहीं रखता था। अच्छा राजा होना और अच्छा व्यक्ति होना दोनों में अंतर होता है। तो ये अच्छा राजा नहीं था, अच्छा इंसान था। अब इसमें आप बताइए कौन सा होगा? तो आप जगजाहिर तौर पे जानते हैं ये MBT के अलावा कोई नहीं हो सकता। सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था और पढ़े लिखों की हिस्ट्री अपने जो इतिहास के पन्ने हैं उसमें कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती। वही बात है कुल मिलाकर कि ज़्यादा शैक्षिक कौशल आपके पास है तो इससे ये मतलब नहीं होता है कि आप बहुत अच्छे प्रशासक बनेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसीलिए तो सिविल सर्विसेज में जो बैक बेंचर्स हैं वो भी कभी कभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। उसके पीछे रीज़न यही होता है कि टॉपर बनना और इसमें प्रशासक का जो एक हुनर होता है उसमें फ़र्क है। अब यहाँ मुगल काल के बारे में कथन कारण दिया हुआ है। तो कथन में ये कहा जा रहा है, यानी स्टेटमेंट में, कि मुगल एम्परर अकबर हैड इम्प्लीमेंटेड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। अपने जीवन के बाद वाले वर्षों में ये काफ़ी धार्मिक सहिष्णु हो जाते हैं, तो वो चीज़ दी है। रीज़न क्या है कि अकबर बिलीव दैट रिलीजियस टॉलरेंस वुड हेल्प मेंटेन स्टेबिलिटी एंड यूनिटी इन हिज डाइवर्स एम्पायर। मतलब अकबर को अब ये मालूम हो गया था, उसके पूर्वजों का जो इतिहास है उसने देखा था और बीच में हुमायूं के साथ जो हुआ, शेरशाह सूरी ने खदेड़ दिया, तो उसके बाद अस्थिरता आ गई थी। तो वो जानकारी भी अकबर के पास थी, है ना। तो उन सब गलतियों से सबक लेते हुए उसने तय किया कि धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन करेंगे तभी हम लंबे समय तक टिक पाएंगे। और लचीली जो नीति होती है ना, मॉडरेट पॉलिसी जो होती है, वो हमेशा स्थायी होती है और लंबी होती है। अगर आप उग्र नीति को पालन करते हैं तो ज़्यादा समय तक टिकेंगे नहीं, ये पक्की बात। तो यहाँ अकबर ने ये सब जितने भी काम है ये किए थे। अब बताइए इसमें कौन सा सही होना चाहिए? तो 20वां जो है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सही है, कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या भी ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अकबर की अगर बात देखी जाए तो शुरुआती अपने ज़िंदगी के मतलब जो शासनकाल के शुरुआती वर्ष थे उसमें ये ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इसका शासन आगे बढ़ता है तो ये चीज़ों को लचीला बनाता जाता है, फ्लेक्सिबल करता जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर 21वां 18वीं शताब्दी में मराठा राज्य की मुख्य महिला शासिका, मराठों के इतिहास में महिला शासिका जो है वो यहाँ पर सामने आती हैं और इनका नाम क्या था? पहचानना बहुत आसान है, आराम से कर लीजिए। ताराबाई, है ना। दुर्गावती और लक्ष्मीबाई हो नहीं सकती, अहिल्याबाई होलकर ये हो नहीं सकती। हालांकि होलकर भी मराठे थे, लक्ष्मीबाई भी मराठी थी, है ना। लेकिन यहाँ पे ताराबाई मराठा राज्य की प्रमुख महिला शासिका। तो हमने देखा ताराबाई को, डी वाला ऑप्शन इसमें परफेक्ट था। इसके बाद 22वें को देखते हैं। इसमें कहा गया कि व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ विजयनगर एम्पायर इन इंडियन हिस्ट्री। विजयनगर एम्पायर का क्या महत्व है बताइए। मतलब इसमें आप कोई स्टेटमेंट चुनिएगा, देखिए कौन सा होगा। ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक सूत्र में बांधने वाला पहला साम्राज्य था, ऐसा इसमें कहा गया। और ये अपने वास्तुशिल्प, चमत्कारों और सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। कल्चरल अचीवमेंट यहाँ की बहुत अच्छी खासी थी। और यहाँ पर एक समुद्री साम्राज्य फैला हुआ था और ये हिंद महासागर में ट्रेड को लीड करता था। ट्रेड वाला जो एरिया था उसमें अपना वर्चस्व जमा कर रखता था। शासन में लोकतंत्र की अवधारणा, डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, उसको सबसे पहले इसी एम्पायर के द्वारा पेश किया गया था। तो अब आप ये बताएं कि इसमें कौन सा होगा करेक्ट आंसर? 22वां। और इसका जो सही जवाब है वो बी हो जाएगा। इसमें ज़्यादा सही यही बी वाला है। हालांकि कमोबेश जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो सारी हल्की हल्की सही हो सकती हैं, लेकिन यहाँ एग्जैक्टली आपको ढूंढना है। तो जो इसमें आर्किटेक्चरल वंडर थे या फिर आप देख लीजिए कल्चरल अचीवमेंट थी, उन सब के विषय में विजयनगर एम्पायर को ज़्यादा खास तौर पे जाना जाता है। इसके पास सैन्य उपलब्धियां उतनी अच्छी नहीं थी तो सही, मतलब कुछ जो इसमें राजा हैं वो विलक्षण हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन सारे शासकों का फोकस उस ओर नहीं था और इसीलिए बहमनी साम्राज्य की ये चपेट में आ जाता है बाद में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि क्रोनोलॉजी अरेंज करिए, जैसा कि हमेशा कहा जाता है। तो देखिए इसमें पहली बैटल है पानीपत की, उसके बाद बैटल ऑफ चंदेरी है, घाघरा है, खानवा है। आराम से आप कर सकते हैं, डेट पता होनी चाहिए। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाना चाहिए। इसको अगर आप अरेंज करेंगे तो थोड़ा सा आगे पीछे करना होगा। पानीपत का पहला युद्ध कब होता है? ये होता है 21 अप्रैल 1526 में। उसके बाद खानवा वाला होता है 27 में, 17 मार्च 1527। 1528 में होता है चंदेरी वाला, ठीक है। खानवा जो है वो 27 में होता है, यहाँ थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुआ है। 26 में होता है पानीपत, खानवा जो है वो 27 में होता है। चंदेरी आपका जो है वो 28 में होता है, चंदेरी आपका यहाँ पे 28 में होता है। और घाघरा का युद्ध जो है ये लड़ा गया था 6 मई 1529 को, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो इसका जो डी वाला है वो परफेक्ट।
इसके बाद 24वें को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला, इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा, पहली भारतीय महिला कौन थी। सिर्फ महिला पूछेगा तो उत्तर बदल जाएगा। यहाँ भारतीय महिला पूछा गया है और विकल्प में दोनों मौजूद हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका? सरोजनी नायडू होगा। कानपुर अधिवेशन था ना, और उसमें सरोजनी नायडू को पहली बार एक भारतीय महिला अध्यक्ष की हैसियत से, और वैसे महिला अध्यक्ष की अगर बात करें तो सबसे पहले एनी बेसेंट, लेकिन यहाँ पर पूछा जो है उसके हिसाब से ए वाला। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है उसके बारे में जो दिया है सही है या नहीं, बताइए। तो कथन ये कहता है कि 1878 का जो वर्नाकुलर एक्ट था ये भारत में अंग्रेजों के द्वारा अधिनियमित किया गया था, और अंग्रेजों ने क्षेत्रीय समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय विचारों को फैलने से रोकने की मांग की थी। बताइए कि इसमें से करेक्ट कौन सा है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जितनी भी वर्नाकुलर लैंग्वेज थी उनके समाचार पत्रों या पत्रिकाओं पर पाबंदियां लगाता था। तो ये प्रेस में कैंची चलाने का, सेंसरशिप का एक काम था। इसमें आप देखें और बताएं। 25 करेक्ट आंसर ए होना चाहिए, सही दिया है। कथन कारण दोनों सही है। अंग्रेजों का ये प्रयास था कि जो यहाँ आग उगलने वाले क्रांतिकारी समाचार पत्र हैं जो कि बांग्ला, हिंदी या उर्दू इस तरह से जो स्थानीय भाषाएं हैं उनमें प्रकाशित हो रहे हैं, तो इन पर अंकुश लगाया जाए। लेकिन समाचार पत्र को छापने वाले लोग जो है वो कोई ऐसे वैसे नहीं थे, वो पढ़े लिखे आदमी थे। अंग्रेजों से ज़्यादा अच्छी अंग्रेजी इन्हें आती थी। तो ये क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे उसमें समाचार पत्र होते हैं जो कि रातों रात अपनी भाषा ही बदल डालते हैं। जैसे कि अमृत बाजार पत्रिका रातों रात ही अंग्रेजी में छपना शुरू हो जाता है, सिर्फ वर्नाकुलर की कैंची से बचने के लिए। तो इसमें करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताइए, ये 1878 का जो वर्नाकुलर एक्ट है ये किस वायसराय या गवर्नर जनरल के समय में आया था? ये कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है, बताइएगा। अब देखते हैं 26वें को। 26वें में कहा जा रहा है कि भारत की आज़ादी की जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी, हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, लेकिन मानना चाहिए कि पहली बार हमने प्रयास तो किया था। तो ये पहला युद्ध था 1857। इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, और ये उसके बाद वायसराय बन जाता है। तो इसमें से कौन सा होगा? डलहौजी देखिए चला गया था, डलहौजी ने आग लगाने का काम किया और ये यहाँ से रवाना हो गया, इसका जो टेन्योर है वो समाप्त हो गया। उसके बाद कौन आता है? कैनिंग आता है, और वही इस बगावत को झेलता है और उसके बाद भी बना रहता है। तो 1858 का जब भारत शासन अधिनियम आता है, माफ कीजिएगा, तो उसमें जब क्राउन रूल लागू होता है तो इसे वायसराय की पदवी प्राप्त हो जाती है। इसके बाद 27 को देखते हैं। राज्य और संस्थापक दिया है, अब इसमें कौन सा गलत मिला है वही पहचानना है आपको। ये 18वीं सेंचुरी का है। तो अवध का था बुरहानुल मुल्क स्थापना करने वाला, हैदराबाद का निजामुल मुल्क रुद्र सिम्हा के द्वारा कर्नाटक राज्य की, और बंगाल को मुर्शिद कुली खां के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, ऐसा कहा गया है। तो मोहम्मद शाह रंगीला का जो समय था उसमें आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा राजनीतिक अस्थिरता फैल जाती है। हालांकि ये एकदम से अपने रास रंग में लीन रहता था, लेकिन बाहर से लगातार हमले होते हैं और अपने देश में बहुत सारे स्वतंत्र राज्य बन जाते हैं। तो जो मुगलिया एक रौब या आप कह सकते हैं कि धाक रहती है वो समाप्त होने लगती है। तो इसमें जो हैदराबाद राज्य है उसमें चिनकिलिज खां ये निजामुल मुल्क की पदवी के साथ राज्य अपना स्थापित करता है। वैसे ही आप बुरहानुल मुल्क को देख रहे हैं। तो इसमें देखिए और बताइए कुल मिलाकर। तो करेक्ट आंसर जो 27 है इसका ध्यान से देख लीजिएगा पहले। इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाना चाहिए। ठीक है, कर्नाटक वाला जो रुद्र सिम्हा दिया है वही गलत है। कर्नाटक राज्य की स्थापना यहाँ पे सादुतुल्ला खां के द्वारा की जाती है। कर्नाटक तो था पहले से ही, लेकिन वहां पर एक स्वतंत्र राज्य बनाने वाला सादुतुल्ला खां था। बाकी जितना है वो परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ रुद्र सिम्हा का नाम दिया है, तो रुद्र सिम्हा का यहाँ संबंध आप अहोम से जोड़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 28 को देखें। इसमें पूछा गया कि घटना और विवरण जो है उसको मिलान करके बताइए कि कौन सा सही होगा। तो स्वदेशी आंदोलन है, माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, रोलेट एक्ट है और जलियांवाला बाग हत्याकांड है। इसमें क्या क्या होता है इसके संबंध में जो घटनाएं हैं वो लिस्ट 2 में दी हुई हैं। जैसे कि पंजाब में दमनकारी रोलेट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होता है। अमृतसर में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर, इसमें चुनना आसान है, आप बहुत आराम से देख रहे हैं। निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर हमला किया जाता है, गोलियां चलाई जाती हैं। भारत में सीमित स्वशासन की शुरुआत होती है। जो स्वदेशी उत्पाद है उनका प्रचार होता है, ब्रिटिशों का बहिष्कार होता है। तो बताइए इसमें मैच कैसे करेंगे? ये तो प्रश्न है और विकल्प आप नीचे देख रहे हैं। और इसका जो सही जवाब है ध्यान से देख लीजिएगा, इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा सी वाला। सी के हिसाब से इसको मिला लेते हैं। सीधी बात है कि स्वदेशी आंदोलन में जितनी भी विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार किया गया, होली जलाई गई और जो अपनी चीजें हैं उनको तवज्जो दी गई। बंगाल विभाजन के बाद ये हुआ था, मतलब बंग भंग की प्रतिक्रिया के रूप में। माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ही जो 1919 का था, 1919 का, इसी में आप देखते हैं कि जो सीमित तरीके से स्वशासन की शुरुआत है उसको किया जाता है और शासन प्रक्रिया में भारतीयों के भाग लेने की एक राह जो है वो खुल जाती।
रोलेट एक्ट के बारे में आप जानते ही, ये दमनकारी कानून था और बड़े पैमाने पर इसका विद्रोह होता है। पंजाब में बहुत ज़्यादा उग्र प्रदर्शन होते हैं। जलियांवाला के बारे में आप सभी जानते हैं, तो उसी हिसाब से इसको मिला लेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कौन सी घटना से स्टार्ट होता है? तो आप जानते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो चौरी चौरा से समाप्त हो जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट अपने आप में खुद ही एक बहुत बड़ी घटना थी, युग परिवर्तनकारी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये अलग से है, 1920 वाला। तो बचता क्या है? दांडी मार्च। दांडी मार्च से ही गांधी जी इसका आगाज करते हैं। वो दांडी नाम के स्थान पे समुद्र के किनारे जाकर सांकेतिक तौर पे नमक बनाते हैं और नमक बनाकर वो नमक कानून को तोड़ते हैं। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है, लेकिन ये जो सत्याग्रह है ये रुकता नहीं। तो ये आपने ए वाले ऑप्शन को चुन लिया। इसके बाद प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। और अच्छा, ये प्लान जो है ये गांधी जी के दिमाग में बहुत पहले से चल रहा था। अब यहाँ घटना और ब्यौरा दे रखा है, इवेंट और डिटेल है। तो महात्मा गांधी के बारे में 2 इन्फॉर्मेशन आपको चुननी होगी, इसमें मिलान आपको करना है। ध्यान से देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस है, बाल गंगाधर तिलक है, असहयोग आंदोलन के नेता, भारत छोड़ो आंदोलन के नेता, फॉरवर्ड ब्लॉक के लीडर और होम रूल आंदोलन के नेता। मिलान आपको करना है, ध्यान से देखिए, विकल्प बहुत आसान है। इसका जो करेक्ट आंसर है ये 30वां आप देख रहे हैं, इसमें बी वाला हो जाएगा। बी के हिसाब से इसको मिला लीजिए, मतलब मिलाना है ही नहीं है, ये आमने सामने पहले से ही दिया है। मतलब महात्मा गांधी का ही ये दोनों प्रोग्राम था। हालांकि भारत छोड़ो में हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ गांधी जी का क्रेडिट था, उसमें पूरे भारत की जनता इन्वॉल्व हो गई थी। डायरेक्ट कहा जाए या इनडायरेक्ट कहा जाए, लेकिन सभी लोग उससे जुड़े हुए थे। खैर, इसमें लीडरशिप किसकी थी? गांधी जी की थी। असहयोग आंदोलन में बेसिकली यही थे। और सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस में मतभेद पैदा होता है तो उसके बाद अपनी अलग राह बनाते हैं, तो यहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है। और बाल गंगाधर तिलक होम रूल आंदोलन से जुड़े थे। तिलक की होम रूल लीग अलग थी और बेसेंट की अलग थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कमीशंस एंड देयर ऑब्जेक्टिव। तो स्ट्रैची कमीशन जो है इसको अपॉइंट किया गया था और ये फेमाइन विक्टिम जो है उनको रिलीफ देने के लिए आया था। मतलब उन्हें रिलीफ देने के लिए सरकार को कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए इसके संबंध में इसे बनाया गया था। हंटर कमीशन का संबंध प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन से था और बटलर कमीशन जो है इसे इस उद्देश्य के साथ फॉर्म किया गया था कि जो गुड रिलेशन है ब्रिटिश मोनार्की और प्रिंसली स्टेट के बीच में वो कायम रहे, क्योंकि अगर ये कायम नहीं रहेंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ेगा। 1857 में यही हुआ था। प्रिंसली स्टेट में से केवल कुछ जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गई थी, सब नहीं हुई थी। और इसीलिए अंग्रेज ये भी मानते थे कि अगर ग्वालियर का सिंधिया जो है वो हम लोगों के फेवर में नहीं रहा होता तो वहीं से बाजी पलट जाती और हमें यहाँ से भागना पड़ता। तो वो बात ये जानते थे, तो बटलर कमेटी। और उसके बाद आप देखें कि यहाँ विटले आयोग जो है, विटले कमीशन, इसको फॉर्म किया जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि जो बंगाल में बार बार फेमाइन हो रहा है, यानी सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है, उसके पीछे असली वजह क्या है। तो बताइए इसमें से गलत कौन सा है। आयोग और उद्देश्य ये पूछा जाता है, साथ में समय भी आपको पता होना चाहिए। फिलहाल इसका जो राइट आंसर है वो इसमें डी होना चाहिए। डी के हिसाब से देखें, केवल विटले वाला जो है वो गलत दिया है। असल में विटले कमीशन को अपॉइंट किया जाता है 1929 में और इसका उद्देश्य था भारत में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है या जो बागान इत्यादि हैं वहाँ श्रम की स्थिति कैसी है, लेबर जो स्ट्रक्चर है या लेबर लॉ जो है उनकी क्या कंडीशन है और उसमें क्या सुधार हो सकता है, इसके बारे में सुझाव देने के लिए इसको बनाया गया था। लेकिन बाकी जो है वो परफेक्ट है, ठीक है, डी को चुनकर बाहर किया। इसके बाद प्रश्न संख्या 32 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बताइए बायोडाइवर्सिटी का नष्ट होने का जो सबसे आधारभूत कारण है, वैसे तो सारे कारण यहाँ सत्य हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य कारण है वो आपको चुनना है। बताइए। तो सबसे मुख्य कारण होता है आवास का विनाश, यानी जो हैबिटेट है अगर वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है तो प्रजाति जो है वो देर सवेर खत्म हो जाती है। बाकी चीज़ें अगर प्रभावित होती है ना तो प्रजाति जो है वो अपने हैबिटेट में आश्रय लेती है और कैसे भी जी लेती है, सर्वाइव कर लेती है। लेकिन उसका आशियाना ही आप उजाड़ ले रहे हैं, और आशियाने का मतलब सिर्फ एक छत की बात नहीं है, उसमें सारा भोजन पानी जीवन के लिए जितनी भी चीज़ें आवश्यक हैं वो सब उस प्रजाति को मिलती हैं, तो वो सब बंद हो जाती हैं। अब उसके बाद जो प्रजातियां हैं वो इधर उधर भागने लगती हैं और ऐसा आज बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है। हम मनुष्य जो है वो बहुत सारे लोगों का घर छीनते जा रहे हैं, बहुत सारे जीव जंतुओं को बेघर करते जा रहे हैं, तो ये हमने देखा। अब इसके बाद 33वें को देखते हैं। यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन का जो सबसे मुख्य कारण है वो आपको बताना है। वैसे तो इसमें देखा जाए तो जितने भी कारण हैं वो सब कमोबेश उत्तरदायी हैं, लेकिन सबसे मुख्य कारण आपको ढूंढना होगा। तो इसमें जो 33वां आप देख रहे हैं राइट आंसर बी हो जाएगा, सीवेज और अपशिष्ट जल। जो प्रत्यक्ष कारण होता है उसी को हम मुख्य मानते हैं। रासायनिक छलकाव है, मतलब जो केमिकल स्पिल होता है तो उससे भी वाटर पॉल्यूशन फैलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। डिफॉरेस्टेशन होता है तो उससे भी बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलता है, ठीक है।
मतलब ऐसा होगा ना कि जो सॉयल वहाँ पे डिपॉजिट हुई है वो वहाँ से प्रवाहित होगी और वो नदियों को जाकर प्रभावित करेगी। साथ में जो पेड़ की जड़ें आप कह सकते हैं कि जल स्रोतों के किनारे मौजूद होती हैं, वो भी गंदगी को साफ करने का काम करती हैं। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन भी उत्तरदायी है, लेकिन यहाँ पर सीवेज और वाटर वेस्ट वाटर जो है ये प्रत्यक्ष कारण है। इसके बाद 34 को देखते हैं। यहाँ इंसिडेंट और इम्पैक्ट दिया हुआ है। तो वनों की कटाई ये है, ग्लोबल वार्मिंग है, वायु प्रदूषण है और पानी की कमी। इनसे क्या हो सकता है वो साथ में दिया हुआ है, आपको मिलान करना होगा और ये पूरा प्रश्न ध्यान से देखिए। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए वाला होना चाहिए। ठीक है, ये 34 आप देख रहे हैं और इसका जो परफेक्ट आंसर है वो इसमें ए होना चाहिए। मतलब ये आमने सामने मैच है, कुछ नहीं करना था। जंगल अगर आप काटेंगे तो वनावरण जो है मतलब फॉरेस्ट कवर जो है वो नष्ट होगा और इसका बुरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। और ग्लोबल वार्मिंग से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का सीधा ताल्लुक है। ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो ज़्यादा अमाउंट में अगर पृथ्वी के चारों ओर इकट्ठी होती हैं वायुमंडल में, तो ये पार्थिव विकिरण को एब्जॉर्ब करेंगी और वापस लौटने नहीं देंगी, तो टेम्परेचर बढ़ेगा जितना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा। वायु प्रदूषण से हानिकारक पदार्थों का संबंध होता है जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं और वहाँ बने रहते हैं। मीठे पानी के संसाधनों की अपर्याप्त उपलब्धता, पानी की कमी, मतलब जो फ्रेश वाटर है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। यहाँ परियोजनाओं को आपको एक क्रम में अरेंज करना है, पहले कौन सी और बाद में कौन सी। तो एलिफेंट प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट राइनो है और स्नो लेपर्ड का प्रोजेक्ट है। इसमें आप अरेंज करके बताइए। और 35 राइट आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए इसमें से। अरेंजमेंट थोड़ा सा आगे पीछे आपको करना पड़ेगा। देखिए हाथी परियोजना जो है ये 1992 की है, 1992 की है। ये हाथी परियोजना जो आप देख रहे हैं ये 1992 की है। इसके बाद बाघ परियोजना जो आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट टाइगर, ये 73 यानी 73 का है, 1973। प्रोजेक्ट राइनो को अगर देखा जाए तो राइनो की जो डेट है वो 2005 की है ये और बाद का है। और प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो है वो आपका 2009 का है, 2009 का। इसी हिसाब से इसको अरेंज करेंगे और इसका जो परफेक्ट आंसर है 35 का वो इसमें हो जाएगा डी वाला। इसके बाद 36 को देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है रूरल वाला, उसके अंतर्गत हरियाणा ने कौन सा स्थान हासिल किया है ये आपको बताना है। अब ये एकदम सीधा क्वेश्चन है। 36 को आप देख रहे हैं, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, दूसरा स्थान हासिल किया है हरियाणा राज्य का। इसमें सेकंड, हरियाणा राज्य की जो पोजीशन है वो सेकंड है। इसके बाद 37 को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि पहला चैंपियंस ऑफ चेंज हरियाणा, ये 2021 का एडिशन है। ये पुरस्कार दिया गया है और किसको दिया गया है ये आपको बताना है। चैंपियन ऑफ चेंज हरियाणा 2021 अवार्ड ये किसको दिया गया है? यहाँ कुछ व्यक्तियों के नाम दिए हैं। और 37 को आपने देखा, करेक्ट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। यहाँ ए वाले ऑप्शन को चुनेंगे। ये मनोहर लाल खट्टर जी को दिया गया है। ठीक है, बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये कौन है, आप जानते हैं। इसके बाद 38 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि नेशनल लेवल सारस मेला जो है ये आयोजित किया गया। सारस मेला नहीं, असल में सरस मेला। तो ये नेशनल लेवल का सरस मेला था और हरियाणा में पहली बार इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया वो जगह आपको बतानी है। तो 38 आप ध्यान से देखिए। और 38 का जो राइट आंसर है वो इसमें क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। ठीक है, गुरुग्राम में इसको आयोजित किया गया था। हरियाणा में गुरुग्राम में आयोजित किया गया था। 39 को देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही चेनाब रिवर के बारे में कुछ यहाँ स्टेटमेंट दिए हैं, बताइए सही कौन सा है। तो इसमें यह कहा गया कि चेनाब पे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया गया है और उसका उद्घाटन किया गया। चेनाब नदी का जो उद्गम है, इसका जो ओरिजिन है वो बड़ा लाचा पास के पास से होता है। मतलब बड़ा लाचा पास जो है वहां से ये निकलती है और सिंधु की ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। तो अब इसमें से देखिए और बताइए कि कौन सा सत्य है। 39 और इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। जितने हैं वो सभी सही है। तो चेनाब के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद 40 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर कहा गया कि वांचो समुदाय जो है ये किस राज्य से जुड़ा हुआ है, देखिए और बताइए। तो 40 जो है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, देखिए और बताइए। इसका बी हो जाएगा, ये अरुणाचल से जुड़ा हुआ है। वांचो समुदाय या वांचो कम्युनिटी के जो लोग हैं ये अपनी पुरानी लोक कथाओं को डिजिटल रूप में रिकॉर्ड करने का आजकल काम कर रहे हैं। तो चर्चा में जो चीज़ रहती है वो पूछी जाती है। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन को हमने सेलेक्ट किया है। इसके बाद 41 क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया कि इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, इसका शिलान्यास किया गया, इसका इनॉग्रेशन किया गया। कहाँ पर किया गया वो बताइए। तो ये चंदौली में हुआ है, सोनीपत में हुआ है, जोधपुर में हुआ है कि अहमदाबाद में हुआ है? देखें करेक्ट आंसर क्या होगा, ये चंदौली हो जाएगा। चंदौली अपने यूपी में है और यहाँ पे इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का शिलान्यास किया गया है। और इसके लिए जो हमारे केंद्रीय किसान और कृषि कल्याण मंत्री हैं, इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर जी, इन्होंने इसका शिलान्यास किया है।
और वर्चुअल तरीके से किया गया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद आप चलें आगे तो 42 जो है इसमें कहा गया कि हरियाणा का कौन सा शहर जो है यहाँ दूसरी पीढ़ी के यानी 2G का मतलब क्या होता है, सेकेंड जनरेशन एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। ये एथेनॉल संयंत्र जो है इसका उद्घाटन किया गया, कहाँ पे किया गया बताइए। तो 42 और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, पानीपत में किया गया है। मोदी जी के द्वारा 10 अगस्त 2022 की ये बात है और वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। और ये जो संयंत्र है इसमें देश काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। जैव ईंधन के उत्पादन में उत्पादन को पहले बढ़ावा दिया जाएगा, उसके बाद इसके उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसके लिए एक स्थायी यहाँ संरचना का विकास हुआ है। तो ये पानीपत है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 43 की ओर चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा पहले आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय का शुभारंभ ये किया गया। ठीक है, ये आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय है और इसका स्टार्टिंग किया गया। इसमें से इसे क्या नाम दिया गया है वो आपको बताना है। ये जो म्यूजियम है ना ये वर्चुअल है, ये धरातल पर नहीं है, इंटरनेट पे है। तो बताइए इसका नाम क्या है। 43 करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, स्पार्क इसको नाम दिया गया है। 10 अगस्त 2022 की बात है, यहाँ स्पार्क नाम को आप चुनेंगे। 10 अगस्त 2022 की बात है, इसरो के द्वारा ये शुरू किया गया था स्पार्क। और ये एक सोलर सिस्टम पार्क है। बुध से लेकर वरुण तक पृथ्वी और चंद्रमा के आकार के विभिन्न ग्रहों के मतलब जितने भी हमारे सौर परिवार में ग्रह हैं या खगोलीय पिंड हैं उनको इसमें प्रदर्शित किया गया है। कुछ चीज़ें जो हैं वो डिजिटल हैं यानी इंटरनेट पे उपलब्ध हैं और कुछ जो है उन्हें वर्चुअल तरीके से प्रस्तुत किया गया है और पार्क बनाया गया है उसके लिए। तो ये स्पार्क से नाम दिया गया। इसके बाद 44 को देखते हैं। 2022 का ये यूनेस्को शांति पुरस्कार किसको दिया गया है बताना है आपको। यूनेस्को पीस प्राइज जो है 2022 की ये किसको मिली है। इसमें एंजेला मर्केल का नाम है, शशि थरूर का नाम है, जेलेंस्की है, ठीक है, और व्लादिमीर पुतिन है। तो शांति का पुरस्कार पुतिन को तो ये सब देने वाले नहीं है। मतलब जो मित्र राष्ट्र कहे जाते हैं ना उनका अपना एक गैंग चलता है, तो वो लोग जो है वो पुतिन को तो नहीं देने वाले हैं। तो इसमें किसको देंगे आप जरा अंदाजा लगा सकते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें एंजेला मर्केल हो जाएगा। शरणार्थियों का स्वागत करने के प्रयास में पहली चीज़ एंजेला मर्केल जो है ये जर्मन चांसलर हैं। इनकी पहचान है उन्हें आपने देखा। और शरणार्थियों का स्वागत करने वाले जो प्रयास इनके थे उसके लिए इन्हें शांति पुरस्कार दिया गया है। और ये पुरस्कार 2015 में सीरिया, इराक और अफगानिस्तान और इरित्रिया में करीब 1.2 मिलियन से भी ज़्यादा जो शरणार्थी हैं उनका स्वागत करने का साहसिक निर्णय इनके द्वारा लिया गया था, तो उसी के एवज में दिया गया। और 1989 से ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। इस पुरस्कार के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद 45 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय के संदर्भ में कौन सा सही है बताइए। पहली जो फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है भारत की उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि इसे स्थापित किया गया आंध्र प्रदेश में। और एट प्रेजेंट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट इन 2 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, रशिया एंड चाइना। इट एम्स टू डेवलप एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल सुटेबल फॉर डिफरेंट एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशन इन एडिशन टू ट्रेडिशनल फॉरेस्ट्री वर्क्स। अब इसमें आप देखें कि कौन सा विकल्प सही है। जो वानिकी मॉडल है उसको विकसित करना इसका उद्देश्य है। वानिकी कार्यों के अलावा जो कृषि पारिस्थितिकी है उसको मेंटेन करना इसका उद्देश्य है। ऐसे करके इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं और ये इसका विकल्प है। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाना चाहिए। दूसरा और तीसरा तो सही है, दूसरा ठीक ठाक दिखाई देता है और तीसरा भी ठीक है, लेकिन पहला वाला इसमें गलत है। लेकिन तेलंगाना की गवर्नमेंट है और तेलंगाना में 1 कॉलेज और अनुसंधान संस्थान इसको एक पूर्ण विश्वविद्यालय के तौर पर विस्तृत करने का फैसला लिया गया है। तो ये तेलंगाना का है। और 13 सितंबर 2022 को एक एक्ट पास किया जाता है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। और उसके हिसाब से भारत का पहला और दुनिया का तीसरा, दुनिया में इससे पहले 2 हैं, एक रूस के पास है, एक चीन के पास है, तीसरा अब हमारे पास हो गया है जो कि तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। उद्देश्य जो आप देख रहे हैं वही, तो इसे हमने देखा और करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं जो कि है 46। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन रिवॉल्यूशन क्रॉप। इसमें से ग्रीन रिवॉल्यूशन क्रॉप कौन सी है। हरित क्रांति फसल किसको कहा जाता है। निश्चित तौर पे गेहूं को कहा जाता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाई गई थी। इसमें फर्टिलाइजर या जितने पेस्टिसाइड हैं उनका अच्छा इस्तेमाल करना, उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल करना, लेकिन इसमें पैदावार को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है सिर्फ गेहूं के संदर्भ में। बाकी फसलों का उत्पादन उतना अच्छा नहीं हो पाता है जितना कि वीट का प्रोडक्शन होता है, तो इसे गेहूं क्रांति भी कहा जाता है। इसके बाद 47 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि कौन सी खरीफ की क्रॉप है बताइए। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पैडी जो है वो खरीफ की क्रॉप है, मतलब खरीफ की फसल है। बाकी जो आप देख रहे हैं ये रबी की फसलें।
इसके बाद 48 को देखते हैं, हरियाणा में पराली जलाने से संबंधित प्रमुख मुद्दा क्या है। मतलब किसानों के पास जो धान की फसल होती है तो उसमें क्या करते हैं, वो हार्वेस्टिंग कर लेते हैं उसकी, यानी धान की बालियां काट लिए और वो अनाज जो है इनके घर में पहुंच गया। जो धान का ठूंठ है यानी तना, पुआल जिसे कहा जाता है, वो वैसे ही खड़ा रहता है खेत में। अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं रहता है, क्योंकि जब खरीफ की कटाई होती है तो उसके बाद आप देखते हैं कि रबी की बुआई के लिए बहुत बीच में कम गैप होता है, तो खेत को जल्दी साफ करना होता है। और वो ठूंठ उनके किसी ज़्यादा काम का नहीं होता है। पहले पुआल के दर्जनों इस्तेमाल होते थे, आज भी हो सकते हैं, लेकिन वो जल्दी में काम करना होता है तो वो खेत में ही फूंक देते हैं और उसके बाद वो जलकर ख़त्म हो जाता है। खेत को साफ किया, जोता और वहाँ गेहूँ बो दिया। तो इससे काम तो आसान हो जाता है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलता है हवा में, वो जो कार्बन के कण हैं वो घुल जाते हैं। दूसरी बात यह है कि मिट्टी भी खराब होती है वहाँ की। तो सरकार इसके लिए तमाम इंतजाम कर रही है। तो इसमें आप करेक्ट आंसर किसको चुनेंगे बताइए। सबसे मुख्य मुद्दा इसमें कौन सा है, तो वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण। वैसे मिट्टी की जो उर्वरता है वो भी घटती है। इसके बाद 49 को देखते हैं, हरियाणा में कृषि में मृदा से संबंधित एक प्रमुख मुद्दा क्या है बताइए। मिट्टी से जुड़ा हुआ कोई अहम इसमें जो मुद्दा है यानी समस्या है कुल मिलाकर, वो आपको बताना है। तो 49 जो आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, मृदा अपर्दन। सॉइल इरोजन जो है वो एक बड़ी समस्या है और ये ज़्यादातर जो कृषि प्रधान राज्य हैं वहाँ दिक्कत के तौर पे देखा जाता है। आगे चलते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। 50 नंबर का क्वेश्चन, अर्धशतक हमने पूरा किया और इसमें कहा गया कि फादर ऑफ इंडियन सिनेमा किसको कहा जाता है। पहचानना आसान है, बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। सी वाला होना चाहिए, दादा साहब फाल्के, इन्हीं को कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। 1913 में राजा हरिश्चंद्र नाम की जो फिल्म है, ये भारत में एक पूरी फुल लेंथ फीचर फिल्म के तौर पे रिलीज होती है और वो उन्हीं के माध्यम से हो पाती है। इसके बाद 51 को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि अपनी आधुनिक कला शैली और अपने चित्रों में जीवंत रंगों का इस्तेमाल करने के लिए कौन से चित्रकार को जाना जाता है। ठीक है, मॉडर्न आर्ट स्टाइल ये है और इसमें जो इंडियन पेंटर हैं वो काफ़ी फेमस हैं और वो वाइब्रेंट कलर का यूज़ करते हैं। तो ये हैं कौन से। 51 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये मकबूल फिदा हुसैन है। ठीक है, मकबूल फिदा हुसैन, इनके द्वारा इस्तेमाल किया गया। हालांकि इनके कई सारे चित्र जो हैं वो काफ़ी वल्गर भी होते हैं। इसके बाद 52 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रॉक कट मंदिर के बारे में कौन सा गलत है बताइए। तो कुल मिलाकर 3 स्टेटमेंट है। पहला वाला ये कहता है कि रॉक कट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन स्टेट ऑफ आंध्र। ठीक है, ये आंध्र में स्थित है और यूनेस्को की साइट है, तो वो तो होगी ही, लेकिन राज्य आप देखिएगा। इसके बाद ये कहा गया कि दीज टेम्पल्स वर बिल्ट बाय चोल डायनेस्टी ड्यूरिंग द 7th and 8th सेंचुरी। चोल साम्राज्य के द्वारा इसका विकास किया गया था 7वीं-8वीं शताब्दी में। दीज टेम्पल्स आर नोन फॉर देयर इरिडिकेट क्रेविंग एंड यूनिक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स सच एज शोर टेम्पल एंड 5 चैरियट्स। यहाँ तुलना की गई है, तो ध्यान से देखिएगा। शोर मंदिर और 5 रथ जो हैं उनके लिए जाना जाता है और इसके पास मतलब इस मंदिर में क्या है, बहुत अच्छी नक्काशी है और जो अखंड संरचनाएं हैं वो यहाँ बनी हैं। अब यहाँ पे मोनोलिथिक का मतलब क्या है, मतलब एक ही पत्थर को तराश कर इतनी सुंदर नक्काशी की गई है, उसमें जोड़ने की आवश्यकता कहीं भी नहीं पड़ी, तो ज्वाइंट यहाँ कम ही दिखाई देते। अब आप ये बताइए कि रॉक कट टेम्पल के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन कौन सी है। ये प्रश्न को पूरा आप देखें 52वें को, और इसमें हमें गलती ढूंढनी थी तो हम सी को चुन लेते हैं। ठीक है, पहला और दूसरा इसमें गलत है। इसमें 52 को हम लोग देख रहे हैं तो सी को हमने चुना, पहला और दूसरा इसमें क्या है, गलत है। ये जो रॉक कट टेम्पल है ये तमिलनाडु में है, पहली चीज़। यहाँ जो लोकेलिटी इनकी दी है वो आंध्र दी है, वो गलत हो गया है। दूसरी बात यह है कि 7वीं-8वीं शताब्दी के दौरान इनको बनवाया गया था और ये पल्लवों के द्वारा बनवाए गए थे, न कि चोलों के द्वारा। चोल साम्राज्य ने इन्हें विकसित नहीं किया था। चोल साम्राज्य ने बहुत सारे स्थापत्य बनवाए हैं लेकिन ये वाला नहीं। इसको बनाने वाले कौन है, पल्लव लोग हैं। तो सी वाले ऑप्शन को हम चुन लेते हैं। मतलब यह है कि तीसरा सही है। इसके बाद 53 को देखें। कंबाइन द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म विद देयर नेटिव स्टेट्स। यहाँ पे डांस और उनके जो राज्य हैं उन्हें मिलान आपको करना होगा। तो कथकली है, मणिपुरी है, कथक है और कुचिपुड़ी है। आराम से मिला लीजिए, देखिए इसमें कौन सा किससे मिलेगा। तो इसमें एक अगर आप मिलाते हैं तो काम काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। कथक को आप यूपी से मिला लीजिए और सी का अगर हम 4 चुनते हैं तो इसमें बहुत आराम से आप एलिमिनेट करके बी वाले ऑप्शन को चुन सकते हैं। मतलब ये हुआ ना कि इसमें कथकली जो है वो केरल का है, आप जानते ही हैं। मणिपुरी जो है वो मणिपुर का है, कहीं और का हो नहीं सकता। कथक आपका यूपी का है, एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। और कुचिपुड़ी जो है इसकी शैली मूल रूप से वैसे तो साउथ इंडिया में चारों ओर दिखेगा आपको, लेकिन आंध्र की है। ठीक, तो ये हमने देखा। अब इसके बाद 54 को देखते हैं। हरियाणा का जो पूरा आर्थिक स्ट्रक्चर है यानी वहाँ की इकोनॉमी है, इसमें सबसे प्रमुख इंडस्ट्री कौन सी है, प्रमुख उद्योग कौन सा है बताइए। ऑटोमोबाइल है, टेक्सटाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और फार्मास्यूटिकल है। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए।
ऑटोमोबाइल होना चाहिए। ऑटोमोबाइल की जो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे मारुति सुजुकी है, होंडा है, या हीरो मोटोकॉर्प है, या आपका महिंद्रा है, इसके बड़े बड़े प्लांट यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसमें से ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है उसको हम जोड़ लेते हैं। वैसे तो ये सारी चीज़ें आपको कमोबेश दिखेंगी, लेकिन ऑटोमोबाइल ये मुख्य रूप से। ए को चुना। अब इसके बाद 55 इसमें कहा गया कि फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या होता है। इकोनॉमी का जो इकोनॉमी के जितने भी टर्म्स होते हैं ना, वो आपको देखने चाहिए। तो फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, देखिए और बताइए। और 55 जो आप देख रहे हैं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पॉलिसी रिलेटिंग टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, इसी को कहा जाता है राजकोषीय नीति यानी फिजिकल पॉलिसी। व्यय और राजस्व से संबंधित ये नीति होती है। इसके बाद 56 को देखें। यहाँ पर कहा गया कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि इकोनॉमी में मांग को प्रभावित नहीं करता है, डिमांड को अफेक्ट नहीं करता है, बताइए। इसमें इनकम ऑफ कंज्यूमर है, प्रोडक्ट प्राइस है, गवर्नमेंट पॉलिसी और पॉपुलेशन है। जो प्रभावित ना करे वो आपको चुनना है। तो पॉपुलेशन जो है वो प्रभावित नहीं करती, ऐसा इसमें माना गया है। इसमें असल में बात ये होती है ना कि सीधा जो प्रभाव डाले, एकदम प्रत्यक्ष आंख के सामने दिख रहा है कि उसका प्रभाव पड़ रहा है, उसी को हम मानते हैं। नहीं तो पॉपुलेशन इकोनॉमी की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी टर्म होते हैं, जितने भी पिलर होते हैं, उन सभी को प्रभावित करती है। लेकिन यहाँ इनडायरेक्ट वे में करती है, इसलिए उसको नहीं चुना और बाहर कर दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 57 में कहा गया कि कथन कारण में से पहचानिए, और ये मौद्रिक नीति के बारे में दिए हुए हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में यहाँ पे कथन कारण दिया है। स्टेटमेंट यानी कथन ये कहता है कि मॉनेटरी पॉलिसी इज द प्रोसेस बाय विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री कंट्रोल्स द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है और साथ में इंटरेस्ट की जो रेट होती है उसको कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से, यानी मौद्रिक नीति के माध्यम से। कारण क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को रोकना इसका सबसे प्रचुर उद्देश्य होता है। तो वो चीज़ आप देख रहे हैं। अब ये बताइए कि इसमें सही कौन सा है। 57 को आपने देख तो लिया, लेकिन इसका जो जवाब है वो आपको देना होगा। इसमें बिना कोई रोक टोक का आप ए वाले विकल्प को चुन सकते हैं। सत्य दोनों है और व्याख्या भी ठीक है। मूल उद्देश्य यही होता है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और मूल्य को स्थिर बनाए रखना। ऐसा नहीं कि मूल्य जो है वो बढ़ा चला जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो मौद्रिक नीति इसीलिए बनाई जाती है। इसके बाद अगले प्रश्न में यानी 58वें में आपसे कहा गया कि मानव विकास सूचकांक के बारे में जो 2 स्टेटमेंट दिए हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, उसको देखिए और बताइए कि उसमें करेक्ट कौन सा है। प्रश्न को आप देख रहे हैं और 58 राइट आंसर इसका क्या होगा। इसमें पहले स्टेटमेंट देख लीजिए। इसमें कहा गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो एक समग्र सूचकांक है, यानी कंपोजिट इंडेक्स है, और ये किसी भी देश की पॉपुलेशन में जो मतलब पॉपुलेशन का जो वेलफेयर है उसको मेजर करता है। और साथ में HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये असल में कई तरह के इसमें इंडिकेटर होते हैं, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एजुकेशन है, या पर कैपिटा इनकम है। इन सब को इसमें ध्यान में रखते हुए इसे बनाया जाता है। तो अब आप ये बताएं कि सही कौन सा है। तो 58 आपने देखा, करेक्ट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, दोनों होता है। मानव विकास सूचकांक जो है इसमें जीवन प्रत्याशा देखी जाती है, शिक्षा देखी जाती है, जिसमें कि सकल नामांकन अनुपात ही सिर्फ नहीं देखते हैं बल्कि साक्षरता दर को भी नापते हैं। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय को भी देखा जाता है, जिससे कि जीवन स्तर का पता लगता है। तो सही है सब। 59 को देखते हैं। यहाँ पर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलाना है। एक तरफ आपके जो वित्तीय संस्थान है वो दिए हुए हैं, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और दूसरी तरफ उनका एस्टेब्लिशमेंट का ईयर दे रखा है। तो इसमें रीजनल रूरल बैंक यानी RRB है। इसके बाद आपका स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI है, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड। अब इनकी स्थापना का जो समय है वो लिस्ट 2 में मौजूद है। ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें से कौन सा विकल्प हमें चुनना चाहिए। और करेक्ट आंसर इसका देखिए ध्यान से डी वाला हो जाएगा। डी वाले के हिसाब से इसमें काम कर लेते हैं। देखिए जो RRB यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो 2 अक्टूबर को 1975 में स्टैब्लिश हुआ था, 75, ठीक है। इसको किससे मिलाएंगे? यहाँ जो 2 अक्टूबर दूसरा वाला विकल्प। इसके बाद आपका जो भारतीय निर्यात आयात बैंक है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला, वो 83 का है। कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो है ये 82 का है, नाबार्ड वाला। और SIDBI को अगर आप देखें तो वो 1990 का है, लखनऊ में स्टैब्लिश होता है। तो डी को चुन लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60 को देखें। इसमें पूछा जा रहा है, अब यहाँ से फिजिक्स स्टार्ट होता है, साइंस। तो स्केलर क्वांटिटी के बारे में आपको बताना है। यहाँ जो फिजिकल क्वांटिटी है उन्हें ध्यान से देखिएगा। इसमें आपका फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और डिस्टेंस है। इसमें से आपको चुनकर बताना है। और ये जो 60वां प्रश्न आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस को मीजर करने के लिए, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड ही सफिशियंट होता है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। बाकी जितने हैं वो सदिश राशियां हैं यानी वेक्टर क्वांटिटी।
इसके बाद 61 को देखते हैं। यहाँ देखें रॉकेट का काम करने का जो तरीका होता है उसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है, कौन सा सिद्धांत इसके पीछे उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, न्यूटन का इसमें पहला, दूसरा, तीसरा नियम दिया है और साथ में आर्किमिडीज का प्रिंसिपल दिया है। तो न्यूटन के जो 3 नियम है वो आपको पता होने चाहिए। 61 जो है इसका राइट आंसर इसमें से कौन सा होना चाहिए? इसमें से ए वाला हो जाएगा। न्यूटन का तीसरा नियम, जिसे कि एक्शन रिएक्शन लॉ या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है, वो इसमें काम करता है। होता यह है कि रॉकेट का जो ईंधन है उसको प्रज्वलित किया जाता है। गर्म गैसें पृथ्वी पर जोर से दबाव डालती हैं, पृथ्वी को धकेलती हैं, और उसका परिणाम क्या होता है? यहाँ पे क्रिया हो रही है गैसों के द्वारा, तो उसकी प्रतिक्रिया होती है पृथ्वी के द्वारा। पृथ्वी भी उतनी ही मात्रा में बल लगाकर ये जो रॉकेट है इसको ऊपर की ओर पुश करती है। इससे परिणाम ये होता है कि रॉकेट को एक अच्छी खासी रफ्तार मिल जाती है और वो एस्केप वेलोसिटी से ऊपर चला जाता है और पृथ्वी की कक्षा से बाहर आ जाता है। तो ये तरीका होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 62 को देखते हैं। यहाँ उत्तल लेंस के बारे में 2 स्टेटमेंट है, यानी कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसके बारे में दिया है। कहा गया कि अ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज क्रिएट अ वर्चुअल इमेज, हमेशा ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसकी जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। बताइए कि इसमें से सही कौन सा है? प्रश्न को आपने देखा 62वां, और सही जवाब इसका डी हो जाएगा। कुछ नहीं सही है, दोनों बातें अच्छी जरूर लग रही हैं लेकिन यहाँ सत्य नहीं है। असल में अगर ध्यान से देखा जाए तो जो उत्तल लेंस होता है इसकी फोकस लेंथ, इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, और ये रियल भी इमेज दे सकता है, मतलब रियल पिक्चर भी इससे प्राप्त हो सकती है और जो वर्चुअल है वो भी प्राप्त हो सकती है। तो इसमें जो चीज़ें हैं वो लेंस की और जो फोकस बिंदु है उसकी लंबाई इत्यादि पर निर्भर करती है। तो इसमें हम ये सीधे सीधे नहीं कह सकते कि वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो इसमें कुछ भी सही नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। यहाँ पर ध्वनि की गति के बारे में यानी स्पीड ऑफ साउंड के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट क्या है? कथन कारण दिया है, उस पर आपको विचार करना है। तो कथन ये कहता है कि जो ध्वनि की गति है यानी स्पीड ऑफ साउंड है वो हाइयर होती है सॉलिड में तुलनात्मक रूप से गैसों के। मतलब सॉलिड में जो ध्वनि की रफ्तार है वो बढ़ती है और गैसों के अंदर उतनी नहीं होती है, कम होती है। कारण क्या है कि पार्टिकल इन सॉलिड्स आर मोर क्लोजली ऑक्युपाइड लीडिंग टू फास्टर प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव। ठीक है, इसमें जो पार्टिकल हैं वो ज़्यादा नज़दीक होते हैं क्योंकि ठोसों का जो घनत्व है वो ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है ना। तो अभी क्वेश्चन नंबर 63 जो है इसको ध्यान से देखिएगा, और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या भी ठीक है। यही तो बात होती है, ठोस जो है उनमें सघनता ज़्यादा होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है। जो उनके मॉलिक्यूल हैं वो पास पास होते हैं तो ध्वनि को चलना आसान हो जाता है, क्योंकि ध्वनि एक ऐसी तरंग है जिसे कि चलने के लिए मीडियम चाहिए होता है, बिना मीडियम के ये नहीं चल सकती। तो मीडियम जितना ज़्यादा डेंस होगा उतना ही इसे चलने में सुविधा होगी। और हमेशा ध्यान दीजिए, ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसमें यही क्वालिटी पाई जाती है कि जो सघन माध्यम होता है उसमें वो तेज चलती है। अभी अगर प्रकाश के संदर्भ में देखा जाए तो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो निर्वात में सबसे तेज चलता है जब उसके बीच में कोई बाधा नहीं होती है, और जितना डेंस मीडियम होगा उतनी ही उसे दिक्कत होगी। तो ये हमने देखा। अब इसके बाद 64 की ओर चलते हैं। यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है और साथ में उनकी यूनिट दी हुई है। तो यहाँ विद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया है, वेवलेंथ दिया है और लाइट इंटेंसिटी दी हुई है। मिलान आपको करना होगा, ध्यान से देखकर मिलाइए। और क्वेश्चन नंबर 64 को देखिएगा, इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। ठीक है, बी के हिसाब से इसको मिला लेते हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो है इसका होता है फैराडे, वोल्टेज का होता है वोल्ट, एंगस्ट्रॉम होता है वेवलेंथ का, छोटी लंबाइयाँ नापने के लिए, और लाइट इंटेंसिटी का होता है कैंडेला। ये इसकी यूनिट हो जाएगी। इसके बाद 65 को देखते हैं। यहाँ पर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलाना है। तो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, लिथियम और क्लोरीन, ये पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, और इनके बारे में जो अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं वो बताई गई हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो विद्युत ऋणात्मकता वाला है वो दिया हुआ है, सबसे हल्का तत्व है, क्षारीय धातु है, हैलोजन है। तो कौन सा किससे मिलेगा ये आपको देखना होगा। प्रश्न संख्या 65 को आप देख रहे हैं। सही जवाब इसका ए हो जाना चाहिए। ए के हिसाब से मिला लेते हैं, मतलब मिलाने का तात्पर्य है कि समझ लेते हैं। तो इसमें आप ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन जो है ये पहले नंबर पे आता है, और इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो सबसे कम होता है। तो ये सबसे हल्का है, आवर्त सारणी में सबसे कम वजन वाला जो तत्व है वो हाइड्रोजन है। फ्लोरीन जो है ये सबसे ज़्यादा विद्युतीय तत्व है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी पाई जाती है। और लिथियम जो है ये क्षारीय धातु है। ठीक है, इसमें जो तत्वों का समूह आप देखते हैं ये ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होते हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है। और क्लोरीन जो है ये हैलोजन है, ये आप जानते ही हैं। तो उसी हिसाब से मिलाएंगे तो इसका जो परफेक्ट मिलान है वो इसका ए वाला हो जाएगा।
इसके बाद 66 को देखते हैं। यहाँ पर मिलान करके पहले से दिया है, जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है। तो साइट्रिक एसिड है जो कि संतरे और नींबू में पाया जाता है, एसिटिक जो है वो सिरके में पाया जाता है, स्कारबिक जो है वो चींटी के डंक में मिलता है, और सल्फ्यूरिक जो आप देख रहे हैं ये औद्योगिक उत्पादन से प्राप्त होता है, मतलब जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वहां से रिलीज होता है। तो बताइए कि इसमें गलती कहाँ पर है। अगर आपने ध्यान से देखा है तो एस्कार्बिक जो है वो चींटी के डंक में नहीं पाया जाता है, उसमें तो मेथेनोइक एसिड पाया जाता है, ठीक है, ये उसे फार्मिक एसिड भी कहा जाता है। तो एस्कार्बिक एसिड चींटी के डंक में नहीं मिलता है, यहाँ ये जानकारी गलत दी है। तो एस्कार्बिक एसिड का भी आपको पता होना चाहिए, विटामिन सी, ठीक है, और ये कहाँ पे पाया जाएगा, जो खट्टे फल होते हैं उनके अंदर होता है। प्रश्न संख्या 67 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि कौन सा इसमें से नेचुरल पॉलीमर है, पहचानिए। पीवीसी है, सेलुलोज है, बेकेलाइट है और पॉलीस्टेरीन है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सेलुलोज हो जाएगा, ये प्राकृतिक है, बाकी जितने आप देख रहे हैं वो सभी कृत्रिम है, मतलब मानव निर्मित है। तो इसे हमने देखा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 68 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल बिकम अ गैस एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल इसमें से आपको चुनना है जो कि रूम टेम्परेचर पर गैसी ही अवस्था में होता है, गैस के रूप में होता है। सल्फर, फास्फोरस, कार्बन और ब्रोमीन, इसमें से देखिए और बताइए। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ब्रोमीन हो जाएगा। ब्रोमीन जो है एक अधातु है, यानी नॉन मेटल है, और ये कमरे के टेम्परेचर पे लाल भूरे रंग के एक तरल के रूप में मौजूद होता है, लेकिन जैसे ही आप इसे कमरे के तापमान पे से हटाने का काम करते हैं तो इसका जो स्वरूप है वो परिवर्तित हो जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में, और उसके बाद आराम से ये एक ब्राउन कलर की गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ब्रोमीन को ही हम इसमें से चुनेंगे, और इसीलिए हमारा यहाँ डी वाला विकल्प सही था। इसके बाद 69वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ कथन कारण है और कहा जा रहा है कि जो एसिड रेन होती है यानी अम्ल वर्षा होती है उसके बारे में बताइए। तो अम्ल वर्षा धातुओं की संरचनाओं के क्षरण का कारण बनती है, डिग्रेडेशन होता है यहाँ पे मेटल स्ट्रक्चर का। रीजन क्या होता है कि एसिड रेन जो है इसमें पीएच वैल्यू काफी लो होती है, क्योंकि एसिड का जो पीएच मान है वो कम होता है, आप जानते ही हैं। और इसी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की वजह से जो एसिड रेन होती है उसमें जो वाटर नीचे आता है उसकी पीएच वैल्यू काफी कम हो जाती है, क्योंकि ये दोनों ही काफी मजबूत एसिड होते हैं, सल्फ्यूरिक भी और नाइट्रिक भी। तो ऐसा इसमें कारण बताया गया है। अब आप देखें और बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, ठीक है, दोनों सही है, व्याख्या भी ठीक है। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये प्रबल अम्ल होते हैं, अगर कॉन्सेंट्रेट स्टेज में हो तो इनकी जो अम्लीयता है वो बहुत ज़्यादा होती है, आप जानते ही हैं। और इस वजह से धातुओं का क्षरण होता है, इमारतों को नुकसान पहुंचता है, मिट्टी बर्बाद होती है, एसिड रेन से तमाम नुकसान होते हैं। इसके बाद अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सा आनुवांशिक विकार है यानी जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें से देखिए और बताइए। तो हीमोफीलिया है, येलो फीवर है, मलेरिया है और पोलियो है। तो बाकी जो व्याधियां हैं वो तो बाहर से हमें पकड़ती हैं, लेकिन जो जेनेटिक डिफेक्ट होता है उसके तहत हमें हीमोफीलिया हो सकता है, ठीक है। हीमोफीलिया जो है ये एक आनुवांशिक विकार है, इसका किसी भी बाहर से रोग वाहक से कोई ताल्लुक नहीं होता है, तो इसको हम इसमें से चुन लेते हैं। और इसमें होता क्या है, तो खून के थक्के जमने की जो क्षमता है वो प्रभावित होती है। मतलब ये है कि अगर आपको चोट लगेगी तो खून बहना रुकेगा नहीं, और ये बहुत घातक होता है। इसके बाद 71 को देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिवर इन ह्यूमन बॉडी। लिवर का इसमें से कौन सा काम नहीं है ये आपको बताना है। तो लिवर बहुत काम करता है, लेकिन कौन सा नहीं करता है ये भी पता होना चाहिए। देखिए और बताइए। देखिए 71 जो है ना, इसका करेक्ट आंसर डी होना चाहिए। स्टोरेज ऑफ बाइल, पित्त का भंडारण ये नहीं करता है, पित्त को बनाता जरूर है, लेकिन पित्त का भंडारण कहाँ पे होता है, जो गॉल ब्लैडर होती है उसके अंदर होता है। बाकी जितनी चीजें हैं वो परफेक्ट है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन संश्लेषण का काम, रक्त में शर्करा के काम को नियंत्रित करना, ये सारा काम। और पित्त का उत्पादन ये जो है, इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि पित्त का उत्पादन जो करने का काम है वो भी लिवर नहीं करता है। यहाँ थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हुआ है, मतलब जो बाइल जूस होता है उसको ये बनाता नहीं है, उसका जो काम है वो कोशिकाओं के द्वारा होता है, यकृत कोशिकाएं होती हैं और ये पित्त की थैली में संग्रहित होती है, ठीक है। और पाचन और वसा, मतलब इसमें जो पाचन का सहयोग है वो लिवर के द्वारा मिलता है, वसा के अवशोषण में ये सहायता करता है। तो इसमें हमने देखा कि जो यकृत के काम है वो बाकी सब सही है, लेकिन पित्त का भंडारण वाला जो ऑप्शन है वो इसमें इसका काम नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 72 को देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है बताइए। तो सेलुलर रेस्पिरेशन का ये काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या सेल डिवीजन, इसमें से कौन सा होना चाहिए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कोशिकीय श्वसन। यही तो माइटोकॉन्ड्रिया का असली काम है, इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 73 इसमें स्टेटमेंट दिया है और रीजन दिया है। अब इसमें आपको जो फोटोसिंथेसिस के बारे में सही हो उसकी पहचान करनी है।
तो फोटोसिंथेसिस के विषय में स्टेटमेंट ये कहता है कि द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट सेल जो है वहां पे ये संपन्न होता है। रीजन क्या है कि क्लोरोफिल द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग सनलाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। यानी क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है वो असल में क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है, इसीलिए प्रक्रिया जो फोटोसिंथेसिस की है वो वहीं पर संपन्न होती है। तो अभी 73 को आप ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है और इसमें जो इंटरप्रिटेशन है और स्टेटमेंट का यहाँ जो पूरा व्याख्या किया गया है वो सब सही दिखाई देता है। यही कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही ये पाया जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वहीं से संपन्न होगी। इसके बाद 74 को देखिएगा। इसमें कहा गया कि एंजाइमों के संदर्भ में कौन सा सही है। तो एंजाइम जो है वो एक स्पेशल प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ये एक कैटालिस्ट का काम करते हैं, बायोलॉजिकल ये कैटालिस्ट होते हैं जो कि जीवित जीवों में रासायनिक प्रक्रियाओं को तेज करते हैं। कैटालिस्ट का काम क्या होता है? केमिकल रिएक्शन की दर को बढ़ाना, तो वो काम ये बखूबी करते हैं। और तीसरा वाला ये कह रहा है इसमें, तीसरा स्टेटमेंट, कि एंजाइम से होने वाली जो रासायनिक प्रतिक्रिया है उसमें आवश्यक सक्रियण ऊर्जा को ये कम करने का काम करते हैं। मतलब एंजाइम रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर केमिकल रिएक्शन टू अकर। अब इसमें आप देखें कि एंजाइम का इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन जो है वो सही दिया है, मतलब इसके बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन ठीक है। तो 74 को ध्यान से देखने के बाद आपको पता लग गया है कि इसमें जितनी भी चीजें हैं वो सभी सही हैं। ये नियंत्रित करने का काम करता है, जो उपापचयी दर होती है, मेटाबॉलिक रेट होती है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। एक आवश्यक सीमा तक ही बढ़ने देता है, ये नहीं है कि बेतहाशा बढ़ा दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये प्रोटीन होते हैं, एक स्पेशल प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद देखें 75 को, कौन सा विटामिन जो है या विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है। ब्लड की क्लॉटिंग के लिए, क्लॉट बनाने के लिए कौन सा इसमें से रिस्पॉन्सिबल होता है? तो सी, डी, ए और के दिया है। राइट आंसर क्या होना चाहिए? के होना चाहिए। रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है और साथ में हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए भी ये जरूरी होता है। प्रोटीन के उत्पादन में ये सहायता करता है, तो थक्के जमने में सहायता होती है। तो कुल मिलाकर के को चुना, यानी हमारा जो डी वाला ऑप्शन है वो इसमें परफेक्ट है। 76 को देखते हैं। यहाँ पे बीमारियों का नाम दिया है, कैसे फैलता है वो दे रखा है। अब इसमें कोई एक गलत है। तो इन्फ्लुएंजा जो है ये रेस्पिरेटरी इलनेस को दर्शाता है और ये वायरल इन्फेक्शन होता है असल में। मलेरिया जो है ये वायरल इन्फेक्शन होता है और ये एडीज मॉस्किटो के द्वारा फैलता है, ऐसा दिया हुआ है। ट्यूबरकुलोसिस जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और ये लंग्स को प्रभावित करता है, प्रभावित नहीं करता है, बर्बाद कर देता है। डायबिटीज जो है ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जो कि हाई ब्लड शुगर लेवल को दर्शाता है। बताइए इसमें से गलत जो है उसकी तलाश आपको करनी है। और साफ साफ दिख रहा है एडीज प्रकार के जो मच्छर होते हैं ना वो मलेरिया नहीं फैलाते। एडीज प्रजाति की जो मादा होती है वो मलेरिया नहीं, डेंगू जैसी बीमारियां फैलाने का काम करती हैं। मलेरिया के लिए तो मलेरिया परजीवी और ये एनाफिलीज जाति की मादा मच्छर के माध्यम से प्रसारित होता है। तो यही एकमात्र बी वाला इसमें गलत दिया है, बाकी सब सही। प्रश्न संख्या 77 को देखते हैं। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जो है इसके संदर्भ में आपको विचार करना है, यानी नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। ये पूरा स्टेटमेंट जो है इसी से रिलेट करता है। पहला कथन ये कहता है कि इट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन गोवा, इसे गोवा में बनाया जा रहा है। फर्स्ट कैंपस इस तरह का है इंडिया में ये। और इंडियाज रिच डाइवर्स मैरीटाइम हेरिटेज विल बी शोकास्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें जो भारत की समृद्ध और विविधतापूर्ण समुद्री विरासत है उसका प्रदर्शन किया जाएगा। तो विरासत का प्रदर्शन किया जाएगा ये बात तो ठीक है, लेकिन बाकी दो जो है उन पर विचार करिएगा, उसी में गलती हो सकती है। फिलहाल हमें यहाँ पे सही चाहिए था और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। केवल दूसरा तीसरा ही ठीक है, पहला गलत है। इसका निर्माण गोवा में नहीं किया जा रहा है, बाकी जितनी इंफॉर्मेशन है वो सही है। गुजरात का जो लोथल है ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है, आप जानते ही हैं, मतलब वहाँ पे पोर्ट सिटी के तौर पे उसे जाना जाता था। तो वहाँ पर इसे बनाया जा रहा है और करीब 3500 करोड़ रुपए की लागत से इसको पूरा बनाया जाएगा। अच्छा खासा इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसके बाद 78 की ओर चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, वो जगह का नाम आप बताइए। हड़प्पा सभ्यता जैसे खोद कर जमीन से बाहर निकाली गई, वैसे ही रख रखाव के अभाव में पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। जो उसके ध्वंसावशेष इस मिट्टी के नीचे इतने लंबे समय से दबे हुए थे, खुलते ही सब तबाह हो गए। तो वहाँ की जो चीजें हैं उन्हें संग्रहालय में सुरक्षित किया गया। अब यहाँ पे एक संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है जो कि दुनिया में सबसे बड़ा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताइए कहाँ पे। और 78 जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये राखीगढ़ी में स्थापित किया जा रहा है। राखीगढ़ी जो है ना ये हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, एक गांव है और वहां पे इसे स्टैब्लिश किया जा रहा है। इसके बाद 79 को देखते हैं। एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है।
ये भारत का पहला एल्यूमिनियम फ्रेट रेक है और इसे इनॉग्रेट किया गया है। जगह का नाम आपको बताना है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन है, यहां पर इसे स्टैब्लिश किया जा रहा है और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा ये उद्घाटित किया गया है। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे भारत का पहला ये है, इसे ध्यान दीजिएगा। और मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई है, तो सी वाले ऑप्शन को चुना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। ऑपरेशन डिग्निटी, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन जीवन रक्षा, ऑपरेशन मातृशक्ति, ऐसे कई सारे सेंट्रल कैंपेन हैं और इनका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है, इनका संचालन करने का जिम्मा किसके पास है वो बताइए। तो बीएसएफ है, इंडियन आर्मी है, सीआरपीएफ है, इसके अलावा आपका आरपीएफ भी है, रेलवे पुलिस फोर्स। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा डी वाला, रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा ये सारी चीजें जो है इसे संचालित किया जा रहा है। और सितंबर 2022 की बात है, आरपीएफ के द्वारा सेवा ही संकल्प नाम की एक शपथ को लिया गया था और उसी में आगे बढ़ते हुए ये सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। यहाँ स्टेटमेंट और रीजन दिया हुआ है, हरियाणा के बारे में है। तो हरियाणा में मुख्य रूप से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, मतलब एग्रीकल्चर पर बेस इकोनॉमी है और हरियाणा में उपजाऊ कृषि जमीन पाई जाती है। फसल की खेती के लिए काफी अच्छी जलवायु है, तो खेत तो है ही है, किसान भी यहाँ मजबूत है ना। तो अब इसमें देख कर बताइएगा, चुनना है आपको और 81 पूरा दिखाई दे रहा है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। हरियाणा में चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या होजरी ये सब चाहे जितने भी डेवलप हो जाए, मतलब बाकी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो कितना भी हो जाए, लेकिन जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से अभी भी पूरी तरह से का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही वे में वो एग्रीकल्चर पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। संपन्नता का जो मूल स्रोत है वो एग्रीकल्चर, और उसके बारे में जो यहाँ कारण बताया है वो परफेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखें आप 82 को, अक्षय ऊर्जा संसाधनों के विकास के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार होती है हरियाणा में, बताइए। इसमें संस्था का नाम दिया है और 82 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, हरेडा इसको कहा जाता है, ये रिस्पॉन्सिबल। इसके बाद 83 को देखें, यहाँ पर कहा गया कि विच सिटी ऑफ हरियाणा इज नोन एज साइबर सिटी। साइबर सिटी हरियाणा में किसको कहा जाता है? कुछ शहरों के नाम दिए हैं, आप जानते होंगे। और करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? गुरुग्राम होना चाहिए। साइबर सिटी किसको कहते हैं? गुरुग्राम को कहते हैं। ए वाले ऑप्शन को हमने सेलेक्ट किया। हरियाणा का पारंपरिक मार्शल आर्ट कौन सा है बताइए। अब यहाँ देखें, ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट इसमें से कौन सा होगा? तो ये गतका है, ठीक है। गतका जो है ये हरियाणा और पंजाब दोनों में ही प्रसिद्ध है और ये जो मार्शल आर्ट है इसमें लकड़ी की छड़ी और तलवारों का इस्तेमाल किया जाता है, काफी अच्छे तरीके से कलाबाजियों का प्रदर्शन होता है। इसके बाद 85 को देखते हैं, यहाँ पर कहा गया कि कौन जनगणना का काम हरियाणा में करवाता है, सेंसस रिकॉर्ड करने का काम किसका होता है। यहाँ कुछ संस्थाओं के नाम दिए, जैसे इलेक्शन कमीशन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, या सेंसस कमिश्नर जो हरियाणा के हैं उनके द्वारा किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 85 जो है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हरियाणा ही नहीं, भारत के जितने भी राज्य हैं, भारत की पूरी जनगणना का काम ये होम मिनिस्ट्री के माध्यम से ही होता है और भारत के जो महारजिस्ट्रार होते हैं उन्हीं के जिम्मे ये सारा काम होता है। जनगणना आयुक्त और जो रजिस्ट्रार होते हैं उनकी ये जिम्मेवारी होती है। तो इसमें हरियाणा अलग से तो है नहीं, तो इसलिए हम इसमें से किसको चुनेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को चुन लेंगे। इसके बाद 86 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा शेयर इट्स बॉर्डर विद पंजाब। पंजाब के साथ इसमें से कौन सा जो जिला है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है? तो आप जानते ही हैं कि अंबाला जो है वो पंजाब के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। अंबाला जो है ये नॉर्थ पार्ट में पड़ता है हरियाणा के और ये पंजाब के साथ अच्छा खासा लगा हुआ है, मतलब पंजाब में पटियाला और रोपड़ जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो आप अंबाला को चुनेंगे यानी डी को चुनेंगे। इसके बाद 87 को देखते हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है ब्रह्मपुत्र के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है और तिब्बत से होकर ये बहती है, मतलब वहां से इसका उद्गम होता है, ओरिजिन होता है और उसके बाद ये अरुणाचल से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। बताएं कि इसमें ब्रह्मपुत्र के बारे में कौन सा सत्य है? तो 87 करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। सांगपो के नाम से जाने जाने का ये कोई रीजन तो है नहीं, ठीक है, ये तो स्थानीय नाम है जो कि रख दिया गया। यहाँ जो कारण है ना वो अपनी जगह सही है, कथन भी अपनी जगह सही है, लेकिन व्याख्या कुछ यहाँ परफेक्ट नहीं, व्याख्या का कोई आपस में ताल्लुक नहीं, बाकी जितना है वो ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मपुत्र से नाम मिलता है जब ये अरुणाचल से भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद 88 को देखते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखें, गल्फ ऑफ मन्नार इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में है और गल्फ ऑफ मन्नार इज अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन का ये पार्ट तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पहला वाला स्टेटमेंट आप देखिए कौन सा होगा, मतलब सही होगा या नहीं होगा। तो सही इसमें दोनों है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट दोनों है।
मन्नार की खाड़ी जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच में है, हिंद महासागर का पार्ट है। उथली खाड़ी है और तीसरा सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर, और दुनिया का एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे। इसके बाद 89 को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि लिस्ट मिलान करके बताइए कोड कौन सा परफेक्ट होगा। रिवर का नाम दिया है, स्टेट का नाम दिया है, तो गंगा है, गोदावरी है, कृष्णा है, ब्रह्मपुत्र है। कौन सी नदी किस राज्य से जुड़ी है आपको मिलाना होगा, और इसका जो परफेक्ट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। डी के हिसाब से इसको मिला लेते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गंगा बहती है। गोदावरी को अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र। कृष्णा का अगर आप देखें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र। ब्रह्मपुत्र का असम, अरुणाचल, ये 2 राज्यों से होकर ये प्रवाहित होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न यानी 90 को देखते हैं। यहाँ जो नेशनल पार्क है उनके बारे में कौन सा गलत विकल्प है वो आपको तलाशना है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क की लोकेशन है असम में, बांदीपुर जो है इसकी लोकेशन है कर्नाटक में, पेरियार की है तमिलनाडु में, और सरिस्का की है राजस्थान में। इसमें आपको ये देखना होगा कि गलती कहाँ पर है। तो 90 जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पेरियार ही गलत दिया है। पेरियार जो नेशनल पार्क है ये तमिलनाडु में नहीं है। पेरियार कहाँ पे है, ये केरल में पड़ता है। इसके बाद 91 को देखते हैं। यहाँ पर्वत चोटियों को उनके राज्यों के साथ मिलाया हुआ है, कौन सा गलत है वो आपको इसमें देखना होगा। तो नंदा देवी उत्तराखंड में, रियो पुरगिल जो है ये अरुणाचल में, अनामुडई या अनाईमुडी आप कह लीजिए ये केरल में है, और देव टिब्बा जो है ये हिमाचल में। पर्वत चोटियों का नाम दिया है, संबंधित राज्य का नाम दिया है, देखिए। तो रियो पुरगिल जो है इसमें गलत दिया है, बाकी सब तो सही दिखाई देता है। रियो पुरगिल की लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ पे है, ये हिमाचल में पड़ता है, ठीक है, ये हिमाचल में है, बाकी जितना है वो ठीक है। इसके बाद 92, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण क्षेत्र है और दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान बना हुआ है। तो बताइए कि ये कौन सी माउंटेन रेंज में पाया जाता है। यहाँ बात हो रही है सियाचिन ग्लेशियर की। ये काराकोरम में पाया जाता है, हिमालय में, हिंदुकुश में, जास्कर में। कौन सी माउंटेन रेंज होती है, तो ये जाहिर सी बात है काराकोरम में पाया जाता है ना। काराकोरम रेंज का ये हिस्सा है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक प्लेस है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 93। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत की जो जनजातियां हैं उनका राज्य के साथ मिलान किया है, गलती कहाँ पर है बताइए। तो बोडो जो है ये असम की है, संथाल नागालैंड के हैं, खासी मेघालय के हैं, और गोंड जो है ये मिजोरम के हैं। इसमें से कौन सा गलत है। 93 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसमें संथाल और नागालैंड का मिलान ही गलत किया है। ये तो छोटा नागपुर के पठार यानी झारखंड से बिलोंग करते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो बोडो जो है ये असम में पाए जाते हैं, अंगामी जो है ये नागा जनजातियों में से एक है, तो ये नागालैंड में पाई जाती है। इस तरीके से होना चाहिए था। 94 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि विथ रेफरेंस टू मेजर मिनरल एरियाज ऑफ इंडिया एंड देयर एसोसिएटेड मिनरल्स। ठीक है, अब यहाँ पे मिनरल एरिया और उनके जो एसोसिएटेड मिनरल्स हैं वो दिए हुए हैं लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में। इसमें आपको मिलान करना होगा और मिलान करके नीचे जो कोड है उसमें से चुनना होगा। तो खनिज क्षेत्रों के नाम है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए, मिलान करके देखिए, सी वाला हो जाएगा। सी वाले के हिसाब से थोड़ा सा आगे पीछे करके मिला लेते हैं। बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार या आप कह लीजिए प्रचुर भंडार जो है वो झारखंड में पाया जाता है। ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। लौह अयस्क के काफ़ी बड़े भंडार उड़ीसा से मिलते हैं। कोयला का जो जत्था है वो हमें छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है, और कर्नाटक से हमें माइका प्राप्त होता है यानी अभ्रक की प्राप्ति होती है। ऐसे करके हम काम करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं और ये है 95। क्रॉप का नाम दिया है, स्टेट का नाम दिया है, तो इसमें आप देखिए, और चाय, कॉफी, रबर और जूट दिया है। कौन सी चीज़ कहाँ पर अच्छी पैदा होती है वो आपको देखना होगा। ध्यान से अगर देखा जाए तो जूट को चाहिए होता है खूब सारा पानी, और पानी इसमें से कहाँ मिलेगा, वेस्ट बंगाल में मिलेगा। तो डी को मिला लिया पहले वाले से और हमारा काम हो गया। लेकिन हमेशा ऐसे ही काम हो जाए ये आवश्यक तो है नहीं, तो पता होना चाहिए बाकी का भी। तो 95 को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो तमिलनाडु जो है ये चाय के लिए काफ़ी व्यावसायिक, मतलब चाय को एक व्यावसायिक फसल के तौर पे उगाता है। कर्नाटक में कॉफ़ी उगाई जाती है, केरल में रबड़ की पैदावार होती है, जूट की जो मुख्य खेती है वो पश्चिम बंगाल में होती है। ऐसे करके होना चाहिए। इसके बाद 96 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि दुनिया के जो पठार हैं उनके बारे में इसमें से कथन कौन सा गलत है, पहचानिए। तो पूरे जो वर्ल्ड के मेजर प्लेटू हैं उन्हीं के बारे में इंफॉर्मेशन, जैसे कोलंबिया का जो प्लेटू है इसकी लोकेशन कनाडा में है। इसके बाद एल्टी प्लानो जो है ये आपका स्विट्जरलैंड में है। कोलोराडो जो है इसकी लोकेशन दी हुई है कि ये आपका लोकेट करता है यूनाइटेड स्टेट में मेनली, और इसके अलावा स्टेट ऑफ कोलोराडो जो यूटाह में पड़ता है, न्यू मैक्सिको और एरिजोना के बीच में, वहाँ पे इसकी लोकेशन है। अब इसके बाद जो डी वाला स्टेटमेंट दिया है उसको ध्यान से देखिएगा। तिब्बतियन प्लेटू जो है इसकी लोकेशन चाइना में है, और इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की छत कहा जाता है, और ये हाईएस्ट प्लेटू है पूरे वर्ल्ड में।
आमतौर पे प्लेटू क्या होते हैं, ये पहाड़ की तुलना में छोटे होते हैं, ठिगने होते हैं, और इनका जो ऊपर का टॉप होता है वो उतना नुकीला नहीं होता है, ऊंचाई कम होती है और चपटे होते हैं ऊपर से। लेकिन ये दुनिया में सबसे ऊंचा है। अब आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा नहीं है, गलत की तलाश आपको करनी है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये जो अल्टीप्लानो का स्विट्जरलैंड दे रखा है यही गलत है। अल्टीप्लानो कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में, और बोलीविया और जो पेरू वाला इलाका है वहाँ पे ये पाया जाता है। बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन है सभी परफेक्ट। 97 को देखते हैं। यहाँ पर वॉल्केनो और लोकेशन दे रखी है, माउंट विसुवियस है, सेंट हेलेंस है, माउंट फूजियामा है और माउंट एटना है। मिलान करके देखिए कौन सा किससे मिलेगा। 97 राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ए के हिसाब से इसको मिला लीजिए, मतलब मिलाने की जरूरत ही नहीं है असल में। विसुवियस आपका इटली में है, सोया हुआ है, लेकिन कब जग के तबाही करेगा कोई नहीं जानता। सेंट हेलेंस जो है ये साउथ अमेरिका में है। माउंट फूजियामा जापान में है, इसे जापान का समुराई कहा जाता है, सच्चा सिपाही कहा जाता है, लोग इसकी पूजा करते हैं, लेकिन असल में ये वॉल्केनो है। और इसके बाद माउंट एटना को जो आप देख रहे हैं ये इंडोनेशिया में है। तो राइट आंसर इसका ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए आप 98 को, मैक्सिको की जो खाड़ी है गल्फ ऑफ मैक्सिको, उससे अटलांटिक महासागर को पार, यहाँ देख रहे हैं आप प्रश्न को, मैक्सिको की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ मैक्सिको से अटलांटिक महासागर के पार यूरोप के उत्तर पश्चिमी तट की ओर कौन सी महासागरीय धारा बहती है। ये जो ओशियन करंट है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली चीज तो इनका टेम्परेचर, मतलब ठंडी है कि गर्म है, किधर से आ रही है, इससे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी बात यह कि कौन से महासागर में कौन सी करंट अपना फ्लो करती है ये मालूम होना चाहिए। तो अब देखिए और बताइए इसमें से कौन सी जलधारा की बात हो रही है। 98 और 98 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से ध्यान से पहले देख लीजिए, इसका बी वाला हो जाएगा, है ना। गल्फ स्ट्रीम के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। गल्फ स्ट्रीम जो है ये ऐसी ओशियन करंट है, इसके बारे में आप देखें, ये एक प्रमुख महासागरीय जलधारा है। यूरोप का जो उत्तर पश्चिमी तट है वहाँ से अटलांटिक महासागर को पार करने से पहले जो पूर्वी तट है मैक्सिको की खाड़ी, वहाँ से होकर ये बहती है। और पहली चीज़ ये है कि इसकी जो प्रकृति है वो गर्म है, ये वार्म करंट है, और उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप की जो पूर्वी तट की जलवायु है उसको ये प्रभावित करती है। ठीक है, लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पे मत्स्यन के लिए काफ़ी अच्छी परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स, इनकी पैदावार बढ़ती है, मछलियाँ आती हैं खाने के लिए और लोग उन्हें खा लेते हैं। इसके बाद 99 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि अमेजन के जो रेन फॉरेस्ट हैं, जो कि प्रकृति के फेफड़े हैं असल में, तो उनके बारे में यहाँ कथन कारण है। ये वर्षा वन जो है ये दुनिया में सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वन है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। कारण क्या है कि दक्षिण अमेरिका में ये स्थित है और करीब 6.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, विस्तार अच्छा खासा है। अब आप बताएं सही विकल्प इसमें से कौन सा है। 99 और करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सही व्याख्या है, मतलब यहाँ बड़ी चीज की बात हो रही है ना, तो विस्तार दे दिया है, उसका कारण बता दिया है कि बड़े क्यों कहे जाते हैं, तो इसका विस्तार अच्छा खासा है। ये क्षेत्रफल है, इतना ज्यादा लंबा क्षेत्रफल, मतलब बड़ा क्षेत्रफल है। इसका ए वाला ऑप्शन सही है। प्रकृति के फेफड़े इनको कहा जाता है। पूरे वृक्षों की भरमार है और कहीं कहीं वृक्षों की जो कैनोपी है वो आपस में इतनी गुथी हुई है कि सूर्य का प्रकाश वहां पहुंचता ही नहीं, तो पता ही नहीं चलेगा कि दिन है या रात। तो इसमें से हमने ए को चुना। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें कहा गया है कि जो एंटी साइक्लोन होते हैं उनके बारे में यहाँ विचार करिएगा। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि एंटी साइक्लोन हैव सेंटर ऑफ हाई एयर प्रेशर। एंटी साइक्लोन द वेदर इज, मतलब एंटी साइक्लोन में क्या होता है कि वेदर इज क्लियर एंड विंड मूव्स एट स्लो स्पीड। जो मतलब मौसम है वो साफ होता है और हवा धीमे धीमे बह रही होती है। इन एंटी साइक्लोन विंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फ्लो क्लॉकवाइज एंड साउदर्न हेमिस्फीयर अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो विंड का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है बहुत ध्यान से देखिएगा। 100 नंबर का प्रश्न आप देख रहे हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जितना दिया है सभी सही है। प्रति चक्रवात यानी एंटी साइक्लोन जो है इसमें उच्च वायु दाब का केंद्र होता है, मतलब सीधी बात है चक्रवात की जो कंडीशन होती है उसके जस्ट अपोजिट इसमें होगा, यानी शांत मौसम का ये प्रतीक होता है। चक्रवात में क्या होता है, उथल पुथल उपद्रव होता है, कम दबाव का क्षेत्र बनता है और उसके बाद उसी आधार पे हवाओं का प्रवाह उसी दिशा में होता है, तो एक पूरा भंवर तैयार हो जाता है और वो विनाश ले आता है। लेकिन यहाँ पर उल्टी चीजें होती हैं, मतलब मौसम साफ होने की ये दशा होती है, तो उच्च वायु दाब बनेगा तो वहाँ चीजें स्थिर हो जाएंगी, मौसम साफ हो जाएगा, हवाएं धीमी चलेंगी। और ये भी बात सही है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वहाँ पे ये क्लॉकवाइज चलती हैं यहाँ हवाएं, मतलब जो प्रति चक्रवात है उसमें हवाओं का फ्लो कैसा होता है, क्लॉकवाइज होता है। और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो सही बात है सब कुछ इसमें, इसीलिए हमने डी को चुना है और यहाँ पे मॉक समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार।